इस चैप्टर में देखते हैं एडजेक्टिव। इससे पहले हम लोग प्रोनाउन देखे हैं, अब देखते हैं एडजेक्टिव को। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव को हिंदी में बोलते हैं विशेषण। इसका डेफिनेशन है एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड यूज टू क्वालिफाई अ नाउन अ प्रोनाउन। ठीक है, तो एडजेक्टिव को किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है एडजेक्टिव, तो उसी के हिसाब से उसी के लिए एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के हिसाब से देखिए, राम इज अ गुड बॉय। राम क्या है? नाउन है। बॉय ये भी नाउन है। ठीक है, तो राम इज ए गुड बॉय। बॉय क्या है? सॉरी, राम इज ए गुड बॉय। गुड क्या है? विशेषता बता रहा है। ठीक है, किसका बता रहा है विशेषता? राम का। ठीक है, तो राम का विशेषता बता रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव, विशेषण बताएंगे। जैसे देखिए, ही इज एन इंटेलिजेंट। ही इज इंटेलिजेंट, वह क्या है? बुद्धिमान है। तो किसका विशेषता बता रहा है? वह का। वह क्या है? प्रोनाउन है। प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है कि नहीं? तो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता जो बताता है उसे बोलते हैं एडजेक्टिव। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया है कि गुड और इंटेलिजेंट राम और ही की विशेषता बता रहे हैं, अतः एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के पहले या वर्ब के बाद प्रयोग करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस रूल को याद करें, गोल्डन रूल है। तो एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के पहले या वर्ब के बाद का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं, देखिए एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव? टोटल 8 प्रकार के होते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, प्रॉपर एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव और पोसेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, टोटल 8 टाइप के एडजेक्टिव होते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को देखते हैं। गुणवाचक जिसको बोलते हैं, वह एडजेक्टिव जो नाउन का गुण या दोष या रंग प्रकट करता है उसको बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जैसे एन ऑनेस्ट मैन। ऑनेस्ट क्या है? गुणवाचक विशेषण है। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी दो प्रकार के वाक्य में प्रयुक्त हो सकते हैं। और एट्रीब्यूटिव यूज को देखिए, जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के पहले होता है तो एडजेक्टिव के ऐसे प्रयोग को क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूटिव यूज। देखिए सोलेमान वाज ए वाइस किंग। वाइस क्या है? एडजेक्टिव है। और नाउन क्या है? किंग। तो नाउन की विशेषता क्या बता रहा है? वाइस, जो कि बुद्धिमान है। तो दैट्स वाई इसको क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव। लेकिन नाउन के पहले प्रयोग होता है तो उसको क्या बोलेंगे? एट्रीब्यूटिव यूजेज। ठीक है, क्लियर हुआ? अगर प्रेडिक्टिव यूज किसे बोलते हैं? प्रेडिक्टिव यूज को देखते हैं, जब एडजेक्टिव का प्रयोग वर्ब के बाद होता है तो ऐसे एडजेक्टिव के प्रयोग को क्या बोलते हैं? प्रेडिक्टिव यूज। जैसे वेदर इज अ प्लीजेंट। इज क्या है? वर्ब है, इसके बाद वर्ब के बाद प्रयोग हो रहा है विशेषण, तो इसको क्या बोलेंगे? प्रेडिक्टिव यूज। ठीक है, तो आई होप क्लियर हुआ एट्रीब्यूटिव यूज और प्रेडिक्टिव यूज को। अब देखते हैं नेक्स्ट में, ऊपर दिए गए वाक्यों में प्लीजेंट का प्रयोग प्रेडिक्टिव पार्ट में हुआ है। अब देखते हैं नंबर 2, जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव होता है, उसमें सेकंड नंबर है प्रॉपर एडजेक्टिव, जिसको बोलते हैं व्यक्तिवाचक। तो प्रॉपर नाउन से बनने वाले एडजेक्टिव को बोलते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। ठीक है, जैसे बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री। तो बुद्धिस्ट क्या है? ये प्रॉपर नाउन के से बनने वाला एडजेक्टिव है। ब्रिटिश रूल भी प्रॉपर नाउन से बनने वाला एडजेक्टिव है, जिसको क्या बोलेंगे? प्रॉपर एडजेक्टिव। बुद्धिस्ट और ब्रिटिश जो कि प्रॉपर एडजेक्टिव है। थर्ड नंबर देखिए, एब्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जो परिणामवाचक विशेषण उसको देखते हैं। जब एडजेक्टिव से वस्तु की मात्रा का ज्ञात हो उसे क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। परिमाणवाचक विशेषण, जैसे सम मिल्क, इनफ ऑयल, सफिशिएंट शुगर, नो मैनर। यहाँ पे देखिए सम हो गया, इनफ हो गया, सफिशिएंट हो गया, नो क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। ठीक है, जैसे देखिए रूल नंबर 4 को देखिए, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जो कि संख्यावाचक, जिस शब्द से वस्तु की संज्ञा ज्ञात होती है उसे बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर, संख्यावाचक विशेषण। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक डेफिनेट होता है, सेकंड नंबर इनडेफिनेट होता है। जब वे निश्चित संख्या या व्यक्ति को संबोधित करें तो उसको क्या बोलेंगे? डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर बोलते हैं। जैसे 5 बॉयज 5th क्लास। ठीक है,
अब देखते हैं इंडेफिनिट को, जब वे निश्चित संख्या व्यक्त न करें, उसे क्या बोलेंगे, इंडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर बोलेंगे। ठीक है, जैसे फ्यू गर्ल्स, सेवरल बॉयज। ठीक है, तो इंडेफिनिट मतलब देखिए यहाँ पे एक क्या है, किसी नंबर को व्यक्त नहीं कर रहा। फ्यू मीन्स कुछ, अब कितना है कुछ, नो आइडिया। सेवरल बॉयज मतलब कितना नंबर है, कोई एग्जैक्ट नंबर का क्लियर नहीं है, इसको क्या बोलेंगे, इंडेफिनिट। ठीक है, तो आई होप क्लियर हुआ। अब देखते हैं कार्डिनल एडजेक्टिव, जिसको बोलते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्या जैसे कि 1, 2, 3, 4 का बोध कराने वाले एडजेक्टिव को क्या बोलेंगे, कार्डिनल एडजेक्टिव बोलेंगे। ठीक है, जैसे ही हैज 4 पेन्स, शी हैज 2 बुक्स, इसको क्या बोलेंगे, कार्डिनल एडजेक्टिव बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नंबर 2, देखिए ऑर्डिनल एडजेक्टिव को देखते हैं, जो कि निश्चित क्रमवाचक विशेषण, जो कि निश्चित क्रम ऑर्डर का बोध कराने वाले को बोलेंगे, एडजेक्टिव को क्या बोलेंगे, ऑर्डिनल एडजेक्टिव बोलेंगे। जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ etc। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक इज ऑन अ वर्ब। क्लियर। इसके अलावा देखिए आर्टिकल द का प्रयोग ऑर्डिनल के पहले होता है और कार्डिनल के पहले नहीं होता है आर्टिकल द का प्रयोग। तो लेसन 1 इज ऑन वर्ब, द फर्स्ट लेसन इज ऑन वर्ब। ठीक है, तो आर्टिकल द का प्रयोग ऑर्डिनल के पहले होता है, कार्डिनल के पहले नहीं होता है। देखिए द का प्रयोग, तो द फर्स्ट हो जाएगा, द फर्स्ट क्या है, ऑर्डिनल है, फर्स्ट क्या है, ऑर्डिनल है। तो कार्डिनल ऑर्डिनल क्लियर हुआ। देखिए कार्डिनल जिसको निश्चित संख्यावाचक विशेषण बोलते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 को बोलेंगे कार्डिनल, और वहीं पर जो निश्चित क्रमवाचक विशेषण रहेगा, जैसे ऑर्डर का बोध कराएगा, जैसे कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इसको क्या बोलेंगे, ऑर्डिनल। इसमें बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होगा। इसके बाद देखिए डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव को देखेंगे, जो कि संकेतवाचक विशेषण, जो एडजेक्टिव अपने तुरंत बाद प्रयुक्त नाउन की ओर संकेत करें, उसको क्या बोलेंगे, डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव संकेतवाचक विशेषण बोलेंगे। जैसे दिस बॉय, ये एडजेक्टिव तुरंत बाद अपने नाउन की ओर संकेत कर रहा है, यह लड़का, दैट ग्रुप, वह ग्रुप, दिस पीपुल, ये लड़के, दोज कंट्री, वो देश, इसको क्या बोलेंगे, तुरंत नाउन का संकेत कर रहा है कि नहीं एडजेक्टिव। तो दिस, दैट, दीज, दोज, ये सब क्या है, डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। दिस दैट देखिए कि तुरंत बाद नाउन आया है तो अतः डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव होंगे। यदि इनके तुरंत बाद वर्ब है तो इसे क्या बोलेंगे, डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन बोलेंगे। ठीक है, डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव और प्रोनाउन में क्या डिफरेंस, इसको देखिए। दिस गर्ल, ये देखिए वर्ब नाउन के तुरंत बाद जो प्रोनाउन है उसके तुरंत बाद क्या है, नाउन है, तो इसे क्या बोलेंगे, डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोलेंगे। दैट पेन, दिस शर्ट। लेकिन अगर यहाँ पे देखिए आपने पढ़ा भी जस्ट, जैसे दिस, दैट, दीज, दोज के तुरंत बाद अगर वर्ब आए तो उसे क्या बोलेंगे, डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन बोलेंगे। जैसे दिस के बाद वर्ब आ गया, दैट के बाद वर्ब आ गया, दिस के बाद वर्ब आ गया, तो इसको क्या बोलेंगे, डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब देखते हैं छठा नंबर, जो छठा पार्ट है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। जो एडजेक्टिव किसी वर्ग की प्रत्येक वस्तु या व्यक्ति को संबोधित करे उसे क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बोलेंगे। तो जो एडजेक्टिव किसी वर्ग की प्रत्येक वस्तु या व्यक्ति को संबोधित करें उसको बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, विभाग सूचक विशेषण। जैसे ईच कैंडिडेट इज ऑनेस्ट, एवरी बॉय इज प्रेजेंट टुडे। ईच कैंडिडेट इज ऑनेस्ट, ईच क्या है यहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूटिव है। ठीक है, जो किसी वर्ग के प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु को संबोधित करता है उसको बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। एवरी बॉय यहाँ पे क्या है, विभाज्य सूचक है। ठीक है, तो यहाँ पे ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के तुरंत बाद यदि नाउन है तो वे शब्द डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होंगे, और यदि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के तुरंत बाद कोई अन्य शब्द है तो उसे क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होंगे। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में ईच बॉयज टुक द रेस्ट, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में जैसे ईच ऑफ द बॉयज हो जाएगा। ठीक है, तो इनके बाद देखिए ईच के बाद तुरंत कोई दूसरा शब्द आ गया है तो इसको क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। और इसके जैसे ईच, आइदर, नाइदर, एवरी के बाद अगर तुरंत नाउन आता है तो उसको क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और इससे पहले पढ़े थे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव, लगभग
दोनों का रूल एक तरह से सेम है। ठीक है, अब देखते हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव को देखते हैं। वे एडजेक्टिव जो प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं उसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। जैसे विच रूम इज हियर्स, हुज बुक्स इज दिस, तो ये क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछने का काम कर रहा है विच और हुज, जिसको क्या बोलेंगे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, जैसे वाट, विच, हुज के तुरंत बाद यदि नाउन आता है तो उसको बोलेंगे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। यदि इनके तुरंत बाद वर्ब है तो इसको क्या बोलेंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। देखिए इसमें भी ये इनके बाद तुरंत अगर नाउन आता है तो डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, और इनके बाद तुरंत प्रोनाउन आता है तो डिमोस्ट्रेटिव इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बोलेंगे। ठीक है, तो आई होप क्लियर हुआ। इसमें बस डिफरेंस यही है, वाट कलर, देखिए वाट के बाद तुरंत क्या है, नाउन आया है, और यहाँ पे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में देखिए वाट के बाद क्या आ गया, वर्ब आ गया है, तो इसको क्या बोलेंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। और लास्ट है फाइनल जो 8वां पार्ट है, पोसेसिव एडजेक्टिव, जो कि संबंधवाचक विशेषक है। वे एडजेक्टिव जो किसी व्यक्ति या वस्तु से संबंध बताते हैं उसे बोलेंगे पोसेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, संबंधवाचक विशेषण कहते हैं, जैसे माई बुक, आवर क्लास, तो किसी व्यक्ति या वस्तु के संबंध में बता रहे हैं उसको क्या बोलेंगे पोसेसिव एडजेक्टिव। अब देखते हैं कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव को देखते हैं। कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का प्रयोग 3 डिग्री में किया जाता है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में। जब एक व्यक्ति, वस्तु या समूह इत्यादि की विशेषता का वर्णन करना हो तो उसे बोलते हैं पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग, जैसे ही इज ए गुड बॉय। जब एक की तुलना दूसरे से की जाती है तो उसे बोलेंगे कंपैरेटिव डिग्री, जैसे ही इज बेटर देन यू। जब सभी में से एक का चुनाव किया जाए तो उसे क्या बोलेंगे सुपरलेटिव डिग्री। तो ही द बेस्ट, मतलब सब में सिर्फ एक को चुनना है तो उसको क्या बोलेंगे ही द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ माई क्लास। जब एक की तुलना दूसरे से किया जाता है तो ही इज बेटर देन यू, तो वहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है। और जब किसी वस्तु या समूह की इत्यादि की विशेषता का वर्णन होता है तो वहाँ पे पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है, जैसे ही इज ए गुड बॉय। जब तुलना होगी एक से दूसरे की तुलना होगी तो वहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री। जब सब में सिर्फ एक को चुनना है, लाखों में एक, हजारों में एक, 10 में से एक को चुनना है या बेस्ट है किसी चीज़ में तो क्या बोलेंगे सुपरलेटिव डिग्री में उसका यूज करेंगे। तो आई होप क्लियर हुआ पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग। अब देखते हैं रूल। एडजेक्टिव को जितना पढ़ें अब रूल को देखेंगे, रूल को 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो देखते हैं रूल नंबर 1, जब किसी एडजेक्टिव को कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए पॉजिटिव डिग्री में ER लगाते हैं और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए पॉजिटिव डिग्री में EST जोड़ देते हैं। तो कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं, देखते हैं। जैसे बोल्ड, बोल्ड पॉजिटिव डिग्री है, इसका कंपैरेटिव डिग्री हो गया बोल्डर, और बोल्ड में EST जोड़ देंगे तो सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा देखिए डीप का डीपर, डीपेस्ट हो जाएगा, हाई, हायर, हाईएस्ट, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट, थिक, थिकर, थिकेस्ट, वीक, वीकर, वीकेस्ट। क्लियर हुआ। रूल नंबर 2 को देखते हैं। यदि पॉजिटिव डिग्री के अंत में ई हो तो कंपैरेटिव में पहले R, केवल R, सुपरलेटिव में EST लगाते हैं। देखिए एबल तो एबलर हो जाएगा, और सुपरलेटिव में EST जोड़ दिए तो एबलेस्ट हो जाएगा। ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट, फाइन, फाइनर, फाइनेस्ट, नोबल, नोबलर, नोबलेस्ट, ट्रू, ट्रूअर, ट्रूएस्ट, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट। ठीक है, अब देखते हैं रूल नंबर 3 को देखते हैं। जब पॉजिटिव डिग्री कॉन्सोनेंट में खत्म हो तो उसके पहले कोई शॉर्ट वावेल आए तो कॉन्सोनेंट को डबल करने के बाद क्रमशः ER और EST लगाकर कंपैरेटिव को सुपरलेटिव डिग्री में बनाया जाता है। जैसे पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव। देखिए बिग है तो इसको, इसके पहले देखिए शॉर्ट वावेल आ रहा है आई, देखिए BIG है तो ये क्या है, खत्म होने से पहले यहाँ पे देखिए आई जो कि एक शॉर्ट वावेल है, तो कॉन्सोनेंट को डबल करने के बाद ER लगाते हैं तो BIGGE हो जाएगा। कॉन्सोनेंट को डबल कर दीजिए, ER लगा दीजिए। इसी तरह इसमें करते BIGGEST। तो कुछ ऐसे एडजेक्टिव उसको देख लीजिए। फिट, फिटर, फिटेस्ट, हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट, सैड, सैडर, सैटेस्ट, सैडेस्ट, थिन, थिनर, थिनेस्ट, वेट, वेटर, वेटेस्ट। क्लियर हुआ। रूल नंबर 4 देखिए, पॉजिटिव डिग्री का अंत अगर Y में हो तो, और उसके पहले एक कॉन्सोनेंट हो तो Y को I में कन्वर्ट कर देते हैं, और कंपैरेटिव सुपरलेटिव बनाने के लिए क्रमशः कंपैरेटिव के लिए ER जोड़ते हैं और सुपरलेटिव के लिए EST जोड़ देते हैं। ड्राई है
DRY, तो इसको क्या करेंगे, Y को हटा देंगे तो DRI हो जाएगा, फिर ER जोड़ देंगे, कंपैरेटिव बना देंगे, ER को हटाकर EST जोड़ देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, EST जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, सुपरलेटिव डिग्री। देखिए हैप्पी का हो गया तो हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, हैवी, हैवी का हैवियर, हैवीएस्ट, क्लियर हुआ। इसी तरह प्रेटियर, प्रेटिएस्ट, मैरियर, मैरिएस्ट, क्लियर हुआ। इसके अलावा देखिए रूल नंबर 5 को देखते हैं, रूल नंबर 5 में क्या दिया है वो उसको देखते हैं वन बाय करके। रूल नंबर 5 में देखिए कुछ ऐसे खंड जो कि सिलेबस के कई एडजेक्टिव एवं 2 या 2 से अधिक खंड, किसी खंड के सभी एडजेक्टिव के कंपैरेटिव और सुपरलेटिव क्रमशः मोर और मोस्ट लगाकर बनाए जाते हैं। जैसे पॉजिटिव है और कंपैरेटिव सुपरलेटिव में, इसमें क्या करें, जैसे ब्यूटीफुल वर्ड है तो इसमें सिर्फ इसको कंपैरेटिव या सुपरलेटिव बनाने के लिए इसमें मोर जोड़ देंगे कंपैरेटिव के लिए, मोस्ट जोड़ देंगे सुपरलेटिव के लिए। करेजियस है, करेजियस में मोर जोड़ देंगे कंपैरेटिव के लिए, मोस्ट जोड़ देंगे, मोस्ट करेजियस हो जाएगा सुपरलेटिव के लिए। इंटेलिजेंट का मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, प्लेजेंट का मोर प्लेजेंट और मोस्ट प्लेजेंट, ठीक है। इसी तरह देखते हैं पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। गुड वेल है तो गुड बेटर बेस्ट हो जाएगा, बैड रोज रोस्ट हो जाएगा, लिटर लेस लेजर हो जाएगा, लिस्ट हो जाएगा, फॉर फॉर्मर फॉर्मेस्ट हो जाएगा, लेट लेटर लेटेस्ट हो जाएगा, ठीक है। फार फार्दर फार्देस्ट हो जाएगा, नियर नियरर नियरेस्ट हो जाएगा, ओल्ड ओल्डर ओल्डेस्ट हो जाएगा, मच मोर मोस्ट हो जाएगा, क्लियर हुआ। करेक्ट यूज ऑफ सम एडजेक्टिव, यूज ऑफ सम एंड एनी का प्रयोग देखते हैं। तो देखिए सम और एनी का अर्थ कोई, कुछ और थोड़ा होता है, पर दोनों में फर्क है। सम का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में अनकाउंटेबल नाउन के पहले मात्रा क्वांटिटी का प्रयोग करने के लिए होता है। प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले संख्या नंबर का बोध कराने के लिए होता है। जैसे आई हैव सम वाटर, अनकाउंटेबल नाउन है तो इसके पहले क्या करेंगे, अपने संख्या को जोड़ देंगे, ठीक है। सम का प्रयोग सामान्यतः पॉजिटिव वाक्य में होता है और एनी का प्रयोग मोस्टली आपको देखने को मिलेगा नेगेटिव वाक्यों में, ठीक है। आई हैव सम प्रॉब्लम, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, तो सम देखिए पॉजिटिव वाक्यों में, और यहाँ पे डोंट हैव लिखा है तो यहाँ पे एनी प्रॉब्लम, सम की जगह ऐसा नहीं बोलेंगे आई डोंट हैव सम प्रॉब्लम, मेरे पास कुछ प्रॉब्लम नहीं है, एनी यहाँ पे प्रयोग करेंगे, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, क्योंकि नेगेटिव वाक्यों में एनी का प्रयोग करते हैं, क्लियर। जब हम जवाब की उम्मीद में हाँ करते हैं तो क्वेश्चन में सम का प्रयोग करते हैं। डू यू हैव सम फूड, क्या आपके कुछ क्या आपके पास कुछ भोजन है। और नो एनी का प्रयोग एक साथ नहीं होता है, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं फ्यू, लिटल और मच और मैनी के बीच में। देखिए काउंटेबल जो कि संख्या में फ्यू, मैनी, फ्यू मिस क्या हो गया, कम हो गया, और मैनी आ गया तो मतलब ज़्यादा हो गया। और लिटल जो अनकाउंटेबल में देखते हैं, जो मात्रा की अगर बात होगी, संख्या में बात होगी तो काउंटेबल में फ्यू और मैनी का प्रयोग करेंगे। फ्यू का मात्रा, फ्यू का काम करेंगे, फ्यू का जो यूज करेंगे कम के लिए, और मैनी का प्रयोग करेंगे ज़्यादा के लिए। वही अनकाउंटेबल की अगर बात करेंगे तो मात्रा में तो लिटिल करेंगे प्रयोग कम के लिए, और मच का प्रयोग करेंगे ज़्यादा के लिए अनकाउंटेबल में, ठीक है। तो क्लियर हुआ काउंटेबल अनकाउंटेबल में फ्यू, लिटिल, मच और मैनी का प्रयोग। तो देखते हैं यहाँ पे और विस्तृत में देखते हैं। फ्यू को अगर ए फ्यू में लिखे हैं और फ्यू लिखेंगे तो संख्या में कम है लेकिन है। फ्यू मतलब इतना कम है कि ना के बराबर है, फ्यू अगर लिखा रहेगा। और द फ्यू हो जाएगा तो इसका मतलब संख्या में कम है लेकिन निर्धारित है, जिसकी तरफ हम इंगित कर सकते हैं। इसी तरह लिटिल का प्रयोग करते हैं। और लिटिल है तो मात्रा में कम है लेकिन है। लिटिल मतलब मात्रा में है, इतना कम है कि ना के बराबर है। द लिटिल मतलब मात्रा में कम लेकिन निर्धारित वह, जिसके तरफ हम इंगित कर सकते हैं। क्लियर हुआ। तो अब इसमें देखिए कुछ है प्रैक्टिस सेट में, इसको देखिए। नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। नॉलेज क्या है, नॉलेज एक तरह से अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल है तो यहाँ पे क्या जोड़ेंगे, और लिटिल, ठीक है। तो और लिटिल यहाँ पे जोड़ेंगे, और लिटिल नॉलेज इज ए मतलब थोड़ा नॉलेज है, थोड़ा नॉलेज है तो यहाँ पे क्या जोड़ेंगे, और लिटिल जोड़ देंगे। इसके बाद देखिए फ्यू डॉक्टर एडवाइज हिम टू रेस्ट फॉर यहाँ पर लिया मतलब कुछ दिन तो रहेगा ही, मतलब अब कितना दिन है तो नहीं पता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, निर्धारित नहीं है तो अ फ्यू लिख देंगे, ठीक है। इसी तरह वाटर आई केप्ट फॉर यू हैव बीन फिनिश्ड बाई हिम, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कुछ वाटर था
जो कि ख़त्म कर दिया गया तो द लिटिल वाटर लिखेंगे, ठीक है, द लिटिल। इसी तरह आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। अब देखते हैं एडजेक्टिव का, इसके अलावा इसको आप देख सकते हैं। अब एडजेक्टिव का रूल को देखते हैं, एडजेक्टिव के रूलों को देखते हैं, 1 बाय 1 करके देखेंगे। तो एडजेक्टिव का जो सही प्रयोग है उसको देखेंगे। रूल नंबर 1 में एज एंड सो एज के बीच एडजेक्टिव एडवर्ब के पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करें। जैसे ही इज एज गुड एज हिज ब्रदर, वह इतना अच्छा है कि जितना उसका भाई। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एडजेक्टिव एडवर्ब के पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग होगा अगर एज का प्रयोग होगा सो एज का। जैसे ही रन एज फास्ट एज ही कुड, वह इतना तेज दौड़ सकता है जितना वह दौड़ सके। अब देखते हैं रूल नंबर 2 में कंपैरेटिव डिग्री में एडजेक्टिव प्लस ER। अगर कंपैरेटिव डिग्री है तो ER तो होता ही है, प्लस के उसके साथ देन का प्रयोग होता है। देन के पहले हमेशा ही कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करें, हमेशा। कंपैरेटिव डिग्री जहाँ पे रहेगा वहाँ पे देन रहेगा, THAN, इसको ध्यान रखिए। इस तरह के बहुत सारा एरर आता है। जैसे क्वेश्चन देखिए, ही इज बेटर, बेटर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है, तो यहाँ पे देन का यूज हो गया। कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन का प्रयोग हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, इसको कभी कभी होता है कि नहीं होता है। जैसे टुडे आई एम फीलिंग बेटर, अब यहाँ पे बेटर देन नहीं कर सकते हैं, टुडे आई एम फीलिंग बेटर, ठीक है। अब देखते हैं सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करना है। सुपरलेटिव डिग्री पहले जब भी प्रयोग करेंगे तो द बेस्ट, द मतलब जब भी सुपरलेटिव डिग्री का यूज करेंगे तो द का यूज करेंगे। ही द बेस्ट प्लेयर ऑफ द टीम। बाकी सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग तो आप जानते हैं कहाँ पे किया जाता है, जब कई लोगों में से एक को चुनना हो तो वहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे। रूल नंबर 4 को देखिए। रूल नंबर 4 क्या है, रूल नंबर 4 को देखते हैं। अगर सिर्फ 2 व्यक्ति, वस्तु इत्यादि के बीच में एक का चुनाव किया जाता है तो सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होता है, कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं है। 2 या 2 से अधिक है, ठीक है। 2 व्यक्ति, वस्तु इत्यादि के बीच में किसी एक का चुनाव होता है तो सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं करेंगे, किसका करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग। तो इसको तो हम लोग पहले बता दिए। जिनके पहले द का प्रयोग, जिसके बाद प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग करें। जैसे ही द बेस्ट ऑफ द 2 सिस्टर, देखिए दो के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, 2 में से एक को चुनना है तो क्या लिखेंगे, बेटर लिखेंगे। ही इज द बेटर ऑफ द 2 सिस्टर। अगर सभी में से, बहुत सारे लोगों में से एक का चुनाव करना होता तो वहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे। और आपको पता है सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग करेंगे, उसके बाद आप का प्रयोग करते हैं। जैसे ही द बेस्ट, द तो लग गया क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट है, तो यहाँ पे द का प्रयोग हो गया और इसके बाद आपका प्रयोग होगा प्रीपोजिशन के रूप में। ही द बेस्ट प्लेयर ऑफ द, ही द बेस्ट ऑफ द ऑल प्लेयर्स। रूल नंबर 5 देखिए, जब एक नाउन या प्रोनाउन की 2 विशेषताओं के बीच की तुलना होता है तो वहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री नहीं, जैसे मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करना है। 2 विशेषताओं के बीच में तुलना हो रहा है। जैसे ही इज वाइजर देन इंटेलिजेंट, तो वाइजर और इंटेलिजेंट दोनों एक तरह की विशेषताएं हैं, तो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता है तो यहाँ पे क्या करेंगे, ही इज मोर वाइज, यहाँ पे वाइजर नहीं लिखेंगे, ही इज मोर वाइज, मोर के साथ पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करके देन इंटेलिजेंस कर देंगे। क्लियर हुआ। रूल नंबर 6 को देखते हैं। तुलना करते समय दूसरे पहले को या अन्य सभी को एक्सक्लूड करने के लिए एनी अदर का प्रयोग करना होगा। जैसे गोल्ड इज मोर प्रेशियस, जो सोना है बहुत ज़्यादा कीमती है, देन एनी अदर मेटल। बहुत सारा मेटल में से किसी एक को एक्सक्लूड, किसी एक को चुनना है और सबको एक्सक्लूड करना है तो एनी अदर का प्रयोग करना है, ठीक है। या डायमंड इज मोर प्रेशियस देन एनी अदर एनी मेटल, ठीक है। इसके बाद रूल नंबर 7 को देखिए। IOR में खत्म होने वाले जो एडजेक्टिव है उनके पहले देन का प्रयोग नहीं करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री में हमेशा टू का प्रयोग करेंगे। जैसे सुपेरियर, इन्फेरियर, सीनियर, जूनियर, पीरियर, इंटीरियर, पोस्टेरियर, इनके बाद हमेशा ही टू का प्रयोग करेंगे। जैसे ही इज सीनियर, देन भी नहीं रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, टू रहेगा, क्योंकि IOR से फिनिश हो रहा है, ठीक है, एडजेक्टिव। क्लियर हुआ। अब देखते हैं रूल नंबर 8 को। कुछ ऐसे एडजेक्टिव है जैसे कि इंटीरियर, एक्सटीरियर, अल्टेरियर, मेजर, माइनर, एम्पटी, एक्सेलेंट, सर्कुलर, एक्सट्रीम, चीप, इंटायर, कंप्लीट, परफेक्ट, फाइनल, लास्ट, यूनिक, यूनिवर्सल, राउंड, स्क्वायर, ट्रायंगुलर, इटर्नल, इवर इलास्टिक, आइडियाज, एब्सोल्यूट, इम्पॉसिबल, सुप्रीम का प्रयोग जो कि कंपैरेटिव या
सुपरलेटिव डिग्री में नहीं होता है। जैसे ही इज, दिस इज इन्फीरियर टू दैट, दिस इज द इन्फीरियर टू दैट, तो यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं होगा या कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पे डायरेक्टली बस टू का प्रयोग होगा। ठीक है, इसको सुपरलेटिव या कंपैरेटिव या सुपरलेटिव में प्रयोग नहीं करेंगे। क्लियर हुआ? दिस इज द इन्फीरियर टू दैट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मोर को हटा देंगे क्योंकि यहाँ पर डिग्री में प्रयोग नहीं करेंगे। इसका देखिए रूल नंबर 9 को देखते हैं। कुछ ऐसे एडजेक्टिव का सिर्फ पॉजिटिव या सुपरलेटिव डिग्री में होता है, जैसे कंपैरेटिव में नहीं होता। जैसे पॉजिटिव और सुपरलेटिव में देखते हैं, टॉप का टॉप मोस्ट हो जाएगा, नॉर्दर्न का नॉर्दर्न मोस्ट हो जाएगा, साउदर्न का साउदर्न मोस्ट हो जाएगा, ईस्टर्न का ईस्टर्न मोस्ट हो जाएगा, वेस्टर्न का वेस्टर्न मोस्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ? इसके अलावा देखिए कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं जैसे कि प्रीफरेबल का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ कंपैरेटिव डिग्री में प्रयोग होता है। इनके साथ टू प्रयुक्त होता है, न कि देन या मोर का प्रयोग होता है। ठीक है, तो प्रीफर के साथ टू का प्रयोग करें। एक मिनट, देखिए रूल नंबर 10 में एडजेक्टिव प्रीफरेबल के प्रयोग जो कि सिर्फ कंपैरेटिव डिग्री में होता है, इसके साथ टू का प्रयोग होता है, न कि देन या मोर का प्रयोग। ठीक है, तो प्रीफर के साथ हमेशा टू का प्रयोग करें। जैसे दिस इज ए प्रीफरेबल टू दैट, प्रीफर के साथ टू के स्थान पर रेदर देन का प्रयोग हो सकता है। जैसे आई प्रीफर टी टू कॉफ़ी, आई प्रीफर टी रेदर देन कॉफ़ी। क्लियर हुआ? रूल नंबर 11 को देखते हैं। जब एक नाउन या प्रोनाउन के लिए दो एडजेक्टिव का प्रयोग होता है और दोनों को एक कंजक्शन से जोड़ा जाए तो दोनों एडजेक्टिव एक ही डिग्री में प्रयोग होते हैं। देखिए बहुत ध्यान देने की जरूरत है, दोनों डिग्री को एक ही में रहना चाहिए। अगर पॉजिटिव है तो दोनों पॉजिटिव में रहेगा, कंपैरेटिव डिग्री है दोनों कंपैरेटिव डिग्री में रहेगा, अगर सुपरलेटिव है तो दोनों ही सुपरलेटिव डिग्री में प्रयोग होगा जब भी नाउन या प्रोनाउन के लिए दो एडजेक्टिव का प्रयोग होता है तो। ठीक है, दोनों अलग अलग नहीं होगा। जैसे गांधी वाज द नोबलेस्ट, एंड जब नोबलेस्ट है तो इसका मतलब थर्ड सुपरलेटिव डिग्री है, तो यहाँ भी एंड वाइजेस्ट मतलब ये भी सुपरलेटिव डिग्री होना चाहिए, तो ये भी सुपरलेटिव डिग्री है। तो वाइजेस्ट, यहाँ पे वाइजर या वाइज नहीं हो सकता है। ठीक है, तो गांधी वाज द नोबलेस्ट एंड वाइजेस्ट ऑफ ऑल द लीडर्स। क्लियर हुआ? रूल नंबर 12 को देखिए। कुछ ऐसे एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग करने पर एडजेक्टिव प्लूरल कॉमन नाउन बन जाता है। जैसे इनके बाद प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है, जैसे रीच, पुअर, नीडी, एज्ड, ब्लाइंड, डेड, मीक, विक्ड या द रिच। ठीक है, इनके लिए हमेशा प्लूरल का बन जाए। जैसे द रिच का प्रयोग करने पर क्या हो जाएगा? द रिच का मतलब हो गया रिच पीपल हो गया, यूजुअली एक्सप्लॉयट द पीपल पुअर। ठीक है, रूल नंबर 13 को देख लीजिए। समानता वर्ब को एडवर्ब मॉडिफाई करते हैं। जैसे ही वर्क्स ऑनेस्टली, वर्क्स क्या है? वर्ब है, और ऑनेस्टली क्या है? एडवर्ब है। एडजेक्टिव में ly लगाकर एडवर्ब बनाया जाता है कुछ अपवादों को छोड़कर। जैसे पोलाइट है तो पोलाइट को पोलाइटली हो जाएगा, बैड का बैडली हो जाएगा, सिंसियर का सिंसियरली हो जाएगा। लेकिन वर्ब ऑफ सेंसेशन में सीम, लुक, अपीयर, फील, टेस्ट, साउंड और स्मेल के बाद एडवर्ब नहीं एडजेक्टिव का प्रयोग होता है। जैसे ही फील्स बैड, द सूप स्मेल डिलीशियस। ठीक है, तो इसके अलावा देखिए वर्ब ऑफ सेंसेशन के अलावा बी, बिकम, ट्रू, गेट, ग्रो, कीप, मेक और प्रूव को भी एडवर्ब नहीं बल्कि एडजेक्टिव मॉडिफाई करते हैं। व्हेन ही हर्ड द न्यूज ही बिकम सैड। ठीक है, कुछ नाउन हाइपेंटेटेड या कंपाउंड एडजेक्टिव के भाग होते हैं, ये कभी भी प्लूरल से नहीं हो सकते हैं। आई डिलीवर्ड 2 आवर लेक्चर्स, ही गेव मी 200 रुपीज़। तो यहाँ पे देखिए हाइपेंटेटेड से जुड़ा हुआ है, नाउन जो कि जुड़ा हुआ है हाइपेंटेटेड से, तो कंपाउंड एडजेक्टिव का इसको बोलते हैं और ये कभी भी प्लूरल में नहीं होता है। तो ही गेव मी 200 रुपी। ठीक है, 100 रुपीज़ नहीं होगा, सिंगुलर हमेशा ही इसका सिंगुलर रहेगा। रूल नंबर 15 देखिए। रूल नंबर 15 में क्या है? रूल नंबर 15 में है कि अगर कोई नाउन एडजेक्टिव का कार्य करे तो वह प्लूरल में नहीं हो सकता है। जैसे लेजर आर इंडिस्पेंसेबल टूल्स फॉर डेलिकेट आई सर्जरी। आईज को यहाँ पे आई में कन्वर्ट करेंगे। क्लियर हुआ?
कुछ रूल नंबर 16 कुछ एडजेक्टिव के अर्थ में कन्फ्यूजन होता है, इनका प्रयोग सावधानीपूर्वक करना चाहिए। इसको देखिए, जैसे फार्दर और फार्दर, फार्दर का प्रयोग दूरी या और दूरी के लिए होता है, जबकि और फर्दर का प्रयोग अधिक के लिए होता है। ठीक है, तो इसमें देखना है कि यप ए आर हो गया तो दूरी और अधिक के लिए होता है, यप यू आर हो गया इसका मतलब और का मतलब होता है। जैसे आई डिड नॉट रिसीव एनी फर्दर ऑर्डर, और एनी और मतलब और आर्डर को मैं रिसीव नहीं कर सकता। जैसे देखिए लास्ट और लेटेस्ट, लास्ट का मतलब आखिरी होता है, लेटेस्ट का मतलब होता है जो कि बिल्कुल नवीन हो, नवीनतम। ठीक है, जैसे व्हाट इज योर लेटेस्ट स्कोर, अभी का स्कोर कितना है। एल्डर, एल्डर का अर्थ होता है रिश्तों के खून में बड़ा होना, और ओल्डर का मतलब होता है उम्र में बड़ा होना। जैसे ही इज ओल्डर देन हिज फ्रेंड्स। नियरेस्ट और नेक्स्ट में, नियरेस्ट का मतलब सबसे नज़दीक और नेक्स्ट का मतलब अगला होता है। लेटर, एल ए टी ई आर हो गया तो इसका मतलब बाद में हो गया, एल ए डबल टी ई आर हो गया इसका मतलब बाद वाला हो गया। जिसका देखिए होता है द लेटर पार्ट ऑफ द मूवी वाज बोरिंग। रूल नंबर 17 देखिए, आल एवं बोथ के बाद ही पोसेसिव केस का प्रयोग होता है। जैसे ऑल माई फ्रेंड्स हैव गॉट सिलेक्टेड, तो ऑल और बोथ के बाद ही पोसेसिव केस का प्रयोग होगा। तो ऑल के बाद क्या आ गया, पोसेसिव केस माई आ गया, तो ऑल माई फ्रेंड्स हैव गॉट सिलेक्टेड। या बोथ रहेगा तो उसके बाद ही हमारा पोसेसिव केस का प्रयोग होगा। रूल नंबर 18 देखिए, अगर कुछ वाक्य में एडजेक्टिव के पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री दोनों का प्रयोग होता है तो एज एवं देन का प्रयोग, दोनों का प्रयोग हो। एज या सो एज के साथ पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग होता है, देन के साथ कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग होता है। जैसे ही इज एज इंटेलिजेंट एज इफ नॉट मोर देन हिज ब्रदर। ठीक है, अगर टाइम शब्द का प्रयोग कर ले तो कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे माई हाउस इज 4 times एज बिग एज योर्स। रूल नंबर 20 देखिए, अगर एडजेक्टिव ऑफ साइज, कलर, एज इत्यादि का प्रयोग एक साथ होता है तो उनका क्रम में क्या होगा, साइज का होगा सबसे पहले, उसके बाद शेप, उसके बाद एज, उसके बाद कलर, इसके बाद इमोशंस, इसके बाद नेशनलिटी, इसके बाद मटेरियल। ठीक है, इसके बाद देखिए, पुलिस अरेस्टेड अ 22 years old ब्लैक अमेरिका, तो द पुलिस अरेस्टेड अ 22 years old ब्लैक अमेरिका इसको। ठीक है, तो सबसे पहले एज का प्रयोग करेंगे, फिर कलर का, फिर नेशनलिटी का। अब देखते हैं रूल नंबर 21 का, जो कि कंपैरेटिव डिग्री और 2 कंपैरेटिव और 2 सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग एक साथ नहीं होता है, तो हमेशा ध्यान में रखना है। जैसे ही इज क्लेवरेस्ट ऑल द ऑफिसर, ये रहना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि देखिए ही इज द मोस्ट क्लेवरेस्ट। देखिए मोस्ट और मोस्ट लगाते हैं सुपरलेटिव डिग्री में, अब क्लेवरेस्ट भी सुपरलेटिव हो गया, तो दोनों का एक साथ प्रयोग नहीं होगा। इसके अलावा देखिए ही इज मोर बेटर, बेटर देखिए कंपैरेटिव डिग्री में होता है, मोर भी कंपैरेटिव डिग्री के लिए लगाया जाता है, तो दोनों का एक साथ प्रयोग नहीं होगा। रूल नंबर 22 देखिए, जब 2 एडजेक्टिव के साथ अलग अलग प्रीपोजिशन की आवश्यकता होती है तो उपयुक्त प्रीपोजिशन का प्रयोग करें। जैसे ही इज सीनियर एंड मोर एक्सपीरियंस्ड देन यू, देन नहीं होगा। देखिए सीनियर के लिए टू का प्रयोग है, ही सीनियर टू, और मोर एक्सपीरियंस इसके साथ आपको पता है कंपैरेटिव डिग्री के साथ हमेशा देन का प्रयोग करते हैं, ही इज मोर एक्सपीरियंस देन। तो अलग अलग एडजेक्टिव के लिए अलग अलग प्रीपोजिशन की आवश्यकता होती है। तो इतना समझ में आया। रूल नंबर 22 एडजेक्टिव क्या हो गया, यहाँ से कंप्लीट हो गया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा फास्ट चलने की कोशिश किया हूँ, जब हम लोग इसका प्रैक्टिस सेट करेंगे तो और ही अच्छे ढंग से हम लोग इसको तैयार करेंगे और पूरे क्वेश्चंस को करते हुए चलेंगे। ठीक है, देखिए हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे कंजक्शन। इससे पहले हम लोग डिस्कस किए थे एडजेक्टिव, इसको देखते हैं कंजक्शन को। कंजक्शन का पूरा डेफिनेशन देखते हैं, डेफिनेशन में क्या है। तो कंजक्शन देखते, कंजक्शन वह शब्द है या शब्द समूह है जो 2 या 2 से अधिक वर्ड्स और शब्द समूह जिसको बोलते हैं फ्रेजेज और क्लाजेज और साथ ही साथ सेंटेंस को जोड़ता है। तो जोड़ने का काम करता है कंजक्शन। जैसे राम एंड श्याम विल कम, तो इसमें एंड क्या है, 2 शब्द देखिए राम और श्याम, ये 2 नाउन हो गए। ठीक है, दोनों को कौन जोड़ा है, एंड जोड़ा है। तो एंड क्या है, ठीक है एंड, और यहाँ पे देखिए विल कम, तो इसमें एंड क्या है, एंड कंजक्शन है। ठीक है, 2 शब्दों को जोड़ने या 2 फ्रेजेस को जोड़ना या 2 वाक्यों को जोड़ना का काम जो कि कंजक्शन करता है। साथ ही साथ देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल के तौर पे पीपल्स इग्नोरेंस एंड पीपल्स
पॉपुलेशन एक्सप्लोजन आर टू इंटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो एंड यहाँ पे देखिए दो फ्रेजेस हैं, पीपल्स इग्नोरेंस एंड पीपल्स पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ये दोनों को एंड ने जोड़ा है, तो ये दोनों फ्रेज है, तो इसको क्या बोलेंगे, ये कंजक्शन है। साथ ही साथ देखिए थर्ड नंबर का जो एग्जांपल है, सी सेड दैट सी वुड कम, दो क्लाज है, सी सेड फिर सी वुड कम, तो दैट का प्रयोग हुआ यहाँ पे, तो यहाँ पे दैट क्या है, कंजक्शन है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट को, सम कॉमन कंजक्शन जो कि एंड का मतलब और होता है, अदरवाइज या एल्स देयरफॉर का मतलब होता है नहीं तो, ठीक है। इसके अलावा देखिए कॉन्सिक्वेंटली का मतलब होता है अतः इसलिए, नाइदर नार का प्रयोग जो कि न तो के लिए किया जाता है, ठीक है। और सो दैट मतलब इतना कि इसका होता है। देखिए नेक्स्ट में देखिए वेदर आर का मतलब या एज सुन एज का मतलब जैसे ही, और या का मतलब या आर का मतलब होता है या अथवा या नहीं तो वहाँ पे आर, नॉट ओनली बट आल्सो मतलब न ही सिर्फ बल्कि का प्रयोग होता है। वेर एवर का मतलब जहाँ कहीं भी, वेन एवर का मतलब जब कभी भी, वाइल मीन्स दौरान के लिए यूज करते हैं। और इसके अलावा देखिए एज वेल एज मतलब साथ ही, सो हैंस मतलब इसीलिए, आइदर आर या तो या, बोथ एंड में से दोनों, और टू मतलब हो गया टू, एक टू का मतलब इतना, एक टू का मतलब होता है कि, एज में से इतना जितना, एज सो में तो जैसे जैसा जैसा वैसा, बट मीन्स परंतु, ये सब देख लीजिएगा, ठीक है। और देखिए नो सुनर के साथ हमेशा देन का प्रयोग हुआ, मतलब जैसे ही वैसे ही। सेक्रेसली वेन का प्रयोग मतलब बहुत ही मुश्किल से, हार्डली वेन का मतलब मुश्किल से, ठीक है। वेयर मिस जहाँ, वेन मिस जब, इस तरह का चीज़ें आप देख सकते हैं, ठीक है। सारे कंजेशन को देखिए, सच दैट का प्रयोग होता है, प्रोवाइडेड मिस बशर्ते के लिए होता है, तो मिस यद्यपि, वेर एज मिस जबकि, एज तो मिस मानो, इफ मिस यदि, एज इफ मिस मानो कि, आल्दो मिस यद्यपि, नेवरदिलेस मिस होता है के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ, एज फार एज मिस जहाँ तक। टाइप ऑफ कंजक्शन को देखते हैं, कंजक्शन के कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो कि नीचे दिए वाक्य को पढ़ना है, देखिए सी रीड द नोट्स एंड रिटर्न इट टू मी, तो यहाँ पे देखिए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, तो देखिए जैसे नेक्स्ट देखिए, ही केम टू मीट मी बट आई वॉज नॉट एट होम, ठीक है। तो यहाँ बट हो गया, यहाँ पे देखिए सी वर्क हार्ड एट सी फेल्ड, तो यहाँ पे देखिए एंड बट एट जो कि नामक कंजक्शन है, ऐसे दो वाक्यों को जोड़ा गया है जो स्वयं अपने अलग अलग अर्थ कर सकते हैं, अर्थ प्रकट कर सकते हैं। यदि इन वाक्यों को अलग अलग क्लॉजेज में बांटा जाए तो एक प्रिंसिपल क्लॉज बनेगा और दूसरा जो कि कोऑर्डिनेट क्लॉज बनेगी, ठीक है। जिस कंजक्शन से कोई कोऑर्डिनेट क्लॉज बनी है उस कंजक्शन को बोलते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन बोलते हैं, ठीक है। और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो कि चार प्रकार के होते हैं, पहला देखिए कुमुलेटिव कंजक्शन जो कि एंड, आल्सो, बोथ, एंड, एज वेल एज, नाउ, टू, नो, लेस देन, ठीक है। एक कुमुलेटिव कंजक्शन है जो कि संयोजक है। इन कंजक्शन के द्वारा एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में या दो नाउन या दो प्रोनाउन को या दो एडजेक्टिव इत्यादि को जोड़ा जाता है। जैसे ही इज रिच एंड हैप्पी, ही इज रिच एंड हैप्पी, और देखिए राम एज वेल एज श्याम इज कमिंग, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दो कंजक्शन को जोड़ा गया है, एंड और एज, दो कंजक्शन का प्रयोग हुआ है, एंड और एज वेल एज, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, आइदर आर अल्टरनेटिव कंजक्शन जो कि होता है, मतलब आइदर आर, नाइदर नार, ऐसे जो कि अल्टरनेटिव कंजक्शन है, तो इसको प्रयोग आप देख सकते हैं। इन कंजक्शन के द्वारा सेंटेंस, नाउन या प्रोनाउन इत्यादि को जोड़ा जाता है जिनके दो विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनना हो, तो वहाँ पे आइदर आर का, इसको पहले हम लोग देख लिए हैं वैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, ठीक है। आइदर सिट क्वाइटली आर गो अवे, यू मस्ट रन फास्ट एल्स, या तुम तेज दौड़ो अदरवाइज यू विल मिस द ट्रेन, तुम मिस कर जाओगे ट्रेन को। तो इससे मतलब एक दूसरे से अल्टरनेट की बात हो रही है, ठीक है। एडवर्सेटिव कंजक्शन जो कि होता है, जो कि बट, एट, स्टिल, ओनली, हाउएवर, नेवरदीलेस, व्हाइल, वेयर एज, ये सब एडवर्सेटिव कंजक्शन है। जैसे कंजक्शन के द्वारा ऐसे वाक्यों को अथवा नाउन, प्रोनाउन इत्यादि को जोड़ा जाता है, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जैसे ही इज रिच, वह बहुत अमीर है, बट ही इज नॉट हैप्पी, वो खुश नहीं है, ठीक है। जैसे नेक्स्ट देखिए, ही इज इंडस्ट्रियस, स्टिल ही डजंट गेट गुड मार्क्स,
वह बहुत ही इंडस्ट्रियस मेहनती है, बट वह अच्छा मार्क्स नहीं पा रहा है अभी भी। मेहनती तो है लेकिन अच्छा मार्क्स नहीं गेन कर पा रहा है। इलेटिव कंजक्शन का प्रयोग होता है इन कंजक्शन के द्वारा दो वाक्यों को जोड़ा जाता है। एक वाक्य को दूसरे वाक्य का परिमाण हो तो उसको बोलते हैं इलेटिव कंजक्शन। जैसे आई वाज इल, जैसे कि मैं बीमार है, सो आई कुडंट कम, इसलिए मैं आ नहीं सका। सबऑर्डिनेट क्लॉज मतलब नीचे दिया वाक्य को पढ़िए, उसके बाद देखिए इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। और नेक्स्ट देखिए सिंस आई वाज बिजी आई कुडंट कॉल यू अप। देखिए इसमें सिंस और इफ का ही प्रयोग हुआ है। जैसे दो कंजक्शन के द्वारा क्लाज को दूसरी ऐसी क्लाज के साथ जोड़ा गया है तो इसके बिना वह अपना अर्थ व्यक्त नहीं कर पाता है, अर्थात उस पर पूरी तरह से आश्रित है। यदि इन सेंटेंसों को क्लॉज में बांटा जाए तो एक प्रिंसिपल क्लॉज बनेगा और दूसरा जो कि बनेगा सबऑर्डिनेटिक या सबऑर्डिनेट क्लॉज बनेगा। ठीक है, जिस कंजक्शन के द्वारा सबऑर्डिनेट क्लॉज बनी है उसे बोलते हैं सबऑर्डिनेट कंजक्शन। सबऑर्डिनेट कंजक्शन अपने अर्थ के अनुसार निम्नलिखित बात प्रकट करते हैं, जैसे टाइम, व्हेन, व्हेनेवर, टिल, अनटिल, बिफोर, सिंस, व्हाइल, एज सून एज लॉन्ग एज, जस्ट, ये सब जो कि सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। और जैसे कि व्हेन आई सॉ हिम आई स्टॉप माई कार, एज सून एज इट रेन्स द फार्मर्स विल सो द सीड्स। ठीक है, प्लेस के लिए लगा है देखिए वेयर और वेरेवर, यू कैन गो वेरेवर यू वांट। काज का प्रयोग, जैसे काज मीन्स कारण के लिए देखते हैं, सिंस बिकॉज एज जो कि कारण के लिए होता है। पर्पज के लिए दैट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट, लिस्ट है। जैसे कि वी ईट सो, मैं खाता हूँ इसलिए, दैट वी में लाइव, मैं इसलिए जीवित हूँ। रन फास्ट, तेज दौड़िए। लेट्स मीन्स होता अन्यथा उद्देश्य के लिए बात हो रही है, तो अन्यथा यू शुड मिस द ट्रेन, तेज दौड़ो नहीं तो ट्रेन को मिस कर दोगे, तो यू शुड मिस द ट्रेन। रिजल्ट के लिए देखिए सो दैट, सच दैट का प्रयोग करते हैं। जैसे ही इज सो वीक, वह इतना कमज़ोर है, दैट ही कांट इवन स्टैंड, वह खड़ा नहीं हो सकता अभी भी। और नेक्स्ट देखिए ही इज सच अ फूल, वह इतना मूर्ख है, दैट ही डजेंट अंडरस्टैंड एनीथिंग, वह कुछ भी समझ नहीं सकता है। ठीक है, कंडीशन के लिए देखिए इफ सपोजिंग और अनलेस प्रोवाइडेड, ये सब जो कि कंडीशन सेंटेंस में यूज किया जाता है। जैसे ही कैन नॉट सक्सीड अनलेस ही वर्क हार्ड, जब तक वह मेहनत नहीं करेगा वह सक्सेस नहीं हो सकता है। आई विल हेल्प हिम, मैं उसका हेल्प करूँगा, प्रोवाइडेड ही मेक्स हिज वे, अगर वो अपना रास्ता को सुधार ले तो मैं उसका हेल्प करूँगा। तो ये सब कंडीशनल है, एक कंडीशन के बाद ही उसका दूसरा सेंटेंस हो रहा है। देखिए मैनर के लिए ढंग के लिए यूज किया जाता है एज, एज इफ, एज तो, एज फॉर एज। जैसे ही स्कॉल्डेड मी एज इफ, मैं उसको डांटा जितना कि ही वेयर माई फादर, जितना कि मेरे पिता। सिंस के साथ भी सो का प्रयोग नहीं होता है। सिंस ही इज ए लायर सो आई डू नॉट ट्रस्ट हिम, तो इसलिए यहाँ पे रिमूव करेंगे सो को। सिंस के साथ सो का प्रयोग नहीं होता है। कंपेरिजन में देखिए एज, सो एज, देन, देखिए कंपेरिजन का प्रयोग करने के लिए करते हैं। जैसे अ वाइस एनमी इज बेटर देन, अ वाइस एनमी जो कि बुद्धिमान जो कि होता है, बेटर देन होता है एक फुलिश फ्रेंड का, फुलिश फ्रेंड से एक बेटर होता है जो वाइस एनमी, जो कि बुद्धिमान जो दुश्मन होते हैं। ही इज एज गुड एज, ये देखिए कंपेरिजन की बात हो रही है, ही वह इतना अच्छा है जितना सी एट इंग्लिश। ठीक है, वह इंग्लिश में बहुत अच्छा है, समझ सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, सो एज का प्रयोग नेगेटिव वाक्यों में होता है, जैसे ही इज नॉट सो गुड एज यू, जितना वह तुम्हारे से उतना अच्छा नहीं है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट के लिए, कॉन्ट्रैक्ट जो कि अंतर कॉन्टेस्ट सेंटेंस के लिए दो आल्दो हाउएवर का प्रयोग किया जाता है। जैसे आई ट्राइड वेरी हार्ड, मैं इतना मेहनत करूँगा, हाउएवर आई कुड नॉट, या आई कुड नॉट विन द रेस। ठीक है, कोरिलेटिव कंजक्शन जो पेयर के रूप में प्रयुक्त होते हैं उन्हें कोरिलेटिव कंजक्शन कहते हैं। जैसे आइदर आर, नाइदर नार, बोथ एंड, नॉट ओनली बट आल्सो, दो एट, वेदर आर। ठीक है, ये सब कोरिलेटिव कंजक्शन है। अब देखते हैं कंपाउंड कंजक्शन। कंजक्शन जब शब्दों का समूह होता है तो कंपाउंड कंजक्शन कहते हैं। जैसे इन ऑर्डर दैट, ऑन कंडीशन दैट, इसका प्रयोग देखिए द अनाउंसमेंट वाज मेड इन ऑर्डर दैट ऑल माइट नो द न्यू डेट ऑफ एग्जाम। इसमें कंजक्शन जब शब्दों का समूह होता है तो यहाँ पर देखिए इन ऑर्डर दैट,
अनकंडीशन दैट का प्रयोग देखिए, आई विल गिव यू मनी ऑन कंडीशन दैट यू विल नॉट मिस यू, मैं आपको पैसा दूंगा इसी शर्त पर जब तक आप उसका मिस यूज नहीं करोगे, ठीक है। सो दैट का प्रयोग देखिए, वी इट सो दैट यू मे लाइव, प्रोवाइडेड दैट का प्रयोग देख सकते हैं आप, ठीक है। अब देखते हैं रूल को, देखते हैं कंजक्शन के रूलों को, कंजक्शन का प्रयोग को देखते हैं, रूल को देखते हैं। ये तो बस सिंपल हम लोग देखे थे टाइप ऑफ कंजक्शन, उससे कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेट कंजक्शन के विषय में देखे थे। अब कंजक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट रूल को देखते हैं जो कि पूछा गया है। एंड देखिए, एंड एज वेल एज, बोथ एंड और नॉट ओनली बट आल्सो, इन कंजक्शन का प्रयोग जो कि नाउन प्रोनाउन इत्यादि को जोड़ने के लिए किया जाता है। लेकिन जहाँ तक एडजेक्टिव का प्रश्न है, ये सिर्फ दो डिजायरेबल एडजेक्टिव को या फिर अनडिजायरेबल एडजेक्टिव को जोड़ता है। जैसे ही इज बोथ इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग, तो डिजायरेबल एडजेक्टिव को जोड़ा, जैसे वह इंटेलिजेंट है और हार्ड वर्किंग दोनों है, तो इसको बोथ एंड का प्रयोग एक साथ करते हैं। और देखिए अनडिजायरेबल को कैसे किया है, देखिए ही इज नॉट ओनली डिसऑनेस्ट, वह वह नॉट ओनली डिसऑनेस्ट, वह मतलब बेईमान ही नहीं बल्कि लेजी भी है, मतलब सुस्त आलसी भी है। रूल नंबर सेकंड के देखिए, जब दो सब्जेक्ट को एज वेल एज, विथ, एलॉन्ग विथ, नॉट एंड नॉट, इन एडिशन टू, बट, बिसाइड्स, एक्सेप्ट और रेदर देन, एकम्पनीड बाई से जोड़ा जाए तो वर्ब का प्रयोग पहले सब्जेक्ट के अनुसार होना चाहिए। सब्जेक्ट एग्रीमेंट को हम लोग वैसे डिस्कस कर लिए हैं, तो इसको देखने की ज़रूरत नहीं है। इसको देखिए, कई बार कंजक्शन का गलत प्रयोग कर लिया जाता है, जैसे कि नॉट ओनली ही चीटेड हिज फ्रेंड बट आल्सो हिज फ्रेंड्स। इसका प्रयोग देखिए, इसको जो ऑर्डर होता है उसको ऑर्डर देखना पड़ेगा। देखिए ऑर्डर कैसे, ही चीटेड नॉट ओनली हिज फ्रेंड्स, तो नाउन पहला नाउन के जस्ट पहले करेंगे, ही चीटेड नॉट ओनली हिज फ्रेंड्स बट आल्सो हिज पेरेंट्स। तो जब भी देखिए तो पहले नाउन के बाद नॉट ओनली का प्रयोग करें, सेकंड नाउन के बाद बट आल्सो का प्रयोग करिए, तो ऐसे करके आप बना सकते हैं। यही गोल्डन रूल है कि जस्ट नाउन के पहले यूज करिए दोनों को, नॉट ओनली बट आल्सो को। क्लियर। इसी तरह देखिए नाइदर, अनुदार देखिए, नाइदर द पुअर विलेजर्स ग्रो नार ईट वेजिटेबल्स। तो इसका भी प्रयोग देखिए, इसका भी प्रयोग कैसे करना है आपको, देखिए आइदर आर का, आइदर सीट फर्स्ट वर्ब के जस्ट पहले करेंगे और सेकेंड वर्ब के जस्ट बाद आर का प्रयोग करेंगे। उसी तरह जैसे हम लोग इससे पहले किए थे, नाउन या वर्ब के जस्ट पहले करेंगे, ठीक है। जैसे द पुअर विलेजर्स नाइदर ग्रो, फर्स्ट वर्ब के जस्ट पार नाइदर का प्रयोग कर दिए, और नार इट, तो यहाँ पे सेकंड वर्ब के बात करेंगे। तो सेंटेंस देखिए किसी तरह आ जाएगा, आपको यहाँ से पहचानना है कि देखिए कहाँ पे नाइदर का प्रयोग करेंगे, कहाँ पे नाइदर का प्रयोग करेंगे। देखिए यहाँ पे नाइदर द विलेजर्स ग्रो, अब ये कोई सेंटेंस नहीं है, इसका प्रयोग करेंगे द पुअर विलेजर्स, ग्रो के पहले जब जस्ट नाइदर लगा दी, द पुअर विलेजर्स नाइदर ग्रो नार इट वेजिटेबल्स। इसी तरह यहाँ पे देखिए आइदर सीट, जस्ट सीट को इधर कर दीजिए क्योंकि वर्ब के पहले लगाएंगे, तो आइदर सीट क्वाइटली और गो अवे। क्लियर हुआ। तो इसको पहचानने का या गोल्डन रूल यही है कि जस्ट वर्ब और नाउन की जस्ट पहले यूज करें आप, ठीक है। देखिए रूल नंबर 4 को देखते हैं, कंजक्शन, जो कि जोड़ा सही होना चाहिए। आल्दो के साथ एट का प्रयोग करें, आल्दो के साथ, और नो सुनर के साथ देन का, THAN। हार्डली या स्केसली जहाँ पे आ जाए वहाँ पे वेन का प्रयोग करें। एज का प्रयोग करना चाहिए, सो एज के साथ, लेस्ट के साथ हमेशा शुड का प्रयोग होना, टू के साथ टू का प्रयोग करें, सो के साथ दैट का प्रयोग, बिटवीन के साथ एंड का प्रयोग, फ्रॉम के साथ टू के प्रयोग, इल्स के साथ बट, अदर या रेदर के साथ देन का प्रयोग करें, सच के साथ दैट, वेदर के साथ आर, द सेम के साथ दैट, बोथ के साथ एंड, नॉट ओनली के साथ बट आल्सो। इसे देखिए नेक्स्ट, आल्दो ही वर्क हार्ड बट ही फेल्ड। आल्दो के साथ हमने क्या बताया कि आपको एट का प्रयोग करना है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे बट का प्रयोग हुआ था, बट के जाहिर सी बात गलत हो जाएगा। आल्दो के साथ हमेशा ही एट का प्रयोग करें, तो आल्दो ही वर्क हार्ड एट ही फेल्ड, ठीक है। इसी तरह देखिए बोथ के साथ एंड का प्रयोग होता है, जिसके यहाँ पे बनाया गया ही इज बोथ इंटेलिजेंट एज वेल एज इंडस्ट्रियस। एक गलत है, यहाँ पे बोथ है तो यहाँ पे एंड होना चाहिए, ही इज बोथ इंटेलिजेंट एंड इंडस्ट्रियस।
बिटवीन के साथ हमेशा एंड का प्रयोग करें। द पार्टी इज बिटवीन 7 PM एंड 9 PM। द पार्टी इज फ्रॉम के साथ टू का प्रयोग करें, फ्रॉम 7 PM टू 9 PM। इसी तरह देखिए नो अदर के साथ दैन का प्रयोग करना चाहिए, न कि बट का प्रयोग, ठीक है। इल्स बट और वेदर के साथ, वेदर मतलब ही आस्क्ड मी वेदर आई वाज कमिंग और नॉट। आई होप क्लियर हो गया होगा। रूल नंबर 5 देखिए सो के साथ दैट का प्रयोग करें और टू के साथ टू का। ये सब इतना की के लिए प्रयोग होता है, जैसे कि आई एम वेरी हैप्पी, ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और नेक्स्ट देखिए ही सो टायर्ड, सो के साथ दैट का प्रयोग, ही सो टायर्ड, यहाँ पे दैट का प्रयोग हो गया। ही सो टायर्ड दैट ही कांट वॉक, सो के साथ दैट का प्रयोग करें और टू के साथ भी टू का भी प्रयोग करें। जैसे ही इज टू टायर्ड, वह इतना थका हुआ है कि टू वॉक, ही इज टू टायर्ड टू वॉक, वह इतना थका है कि चल नहीं सकता है, या ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा देखते हैं कुछ और। टू सॉल्व के पहले फॉर एनीवन का उल्लेख नहीं किया गया जाए तो सॉल्व का सब्जेक्ट जो कि प्रॉब्लम हो जाएगा, अर्थात वाक्य का अर्थ गलत हो जाएगा। ध्यान रहे कि अगर दैट के बाद सब्जेक्ट परिवर्तित होता है तो टू प्लस वर्ब के पहले सेकंड सब्जेक्ट का उल्लेख होना चाहिए। जैसे ही इज सो एक्सपेंसिव दैट आई कैन नॉट बाई इट, ही इज टू एक्सपेंसिव फॉर मी टू बाई इट, ठीक है। टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो कि एक्टिव वॉइस में, टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में प्रयोग करें। द प्रॉब्लम इज टू कॉम्प्लिकेटेड टू बी सॉल्व्ड बाई एनीवन, इट इज टू एक्सपेंसिव टू बॉट बाई मी, ठीक है। नाइदर के साथ नार का प्रयोग करें, दो में से कोई एक भी नहीं। आइदर के साथ आर का प्रयोग जो कि दो में से एक का प्रयोग करें। तो नाइदर राम नार श्याम हैज कम, हमेशा सब्जेक्ट के जो नियरली सब्जेक्ट होता है उसी के हिसाब से लगाते हैं नाइदर नार में, और आइदर आर में जस्ट उल्टा हो जाता है। हम लोग इसको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। इसका प्रयोग भी देख सकते हैं। नन या वन का प्रयोग दो से अधिक होता है, दो से अधिक में से किसी को चुनना होता है नन का प्रयोग होता है, या दो से अधिक होता है तो वन आपका प्रयोग होता है, ठीक है। तो नाइदर का अर्थ दो में से एक भी नहीं, और दो से अधिक होता है उसमें से एक भी नहीं हो तो उसमें नन आपका प्रयोग करेंगे। इसी तरह देखिए आइदर आपका प्रयोग दो में से एक को, अगर दो से अधिक मौजूद होता है तो वहाँ पे वन आपका प्रयोग करें। इसको हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कंप्लीट कर सकें। एज सुन एज, जैसे ही वैसे ही, इसका हो गया। तो इसमें देखिए, इसमें आप देखिए तो एज सुन एज ही विल कम आई विल कॉल यू अप, ठीक है। एज सुन एज के साथ जैसे ही वह आएगा आई विल कॉल यू अप, ठीक है। अगर दो कार्य भविष्य में एक के बाद एक हो और दूसरे कार्य का होना पहले कार्य के होने पर निर्भर करे तो पहले कार्य सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा और दूसरा जो कि सिंपल फ्यूचर टेंस में होगा, जो कि फ्यूचर कंडीशनल सेंटेंस होगा। इफ़ वेन का जोड़ा देन नहीं होता है, इफ़ वेन जहाँ पे लगे वहाँ पे देन नहीं होगा। वेन आई कम देन नहीं रहेगा, आई विल मीट यू, तो यहाँ पे वेन आई कम आई विल मीट यू, जब मैं आऊँगा आपसे मिलूँगा। इसी प्रकार सिंस एज बिकाज के साथ सो देयरफॉर का प्रयोग नहीं होता। जैसे सिंस आई विल इल आई कुड नॉट कम, ठीक है। इसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट, नो सूनर के साथ देन का प्रयोग करें, हार्डली के साथ वेन, स्कैसली के साथ वेन का प्रयोग। इसको बहुत याद करें, नो सूनर के साथ देन का प्रयोग, हार्डली के साथ वेन और स्कैसली के साथ वेन का प्रयोग करें। ये तीनों ही कोरिलेटिव में जोड़ा सही होना चाहिए, तभी जाकर सही होगा। नेक्स्ट देखिए, नो सूनर डिड ही सी मी, यहाँ पे वेन नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्या रहेगा देन। नो सूनर के साथ देन आता है, देन ही रन अवे। नो सूनर डिड हैड द थीप सीन द पुलिस देन ही रन अवे, देन नहीं यहाँ पे दैन होगा, ठीक है, देन ही रन अवे। तो तीनों ही कोरिलेट का प्रयोग केवल पास्ट टेंस में करें, और अगर वाक्य की शुरुआत हार्डली स्कैसली इटीसी से होता है तो उसके बाद फॉर्मेशन इंट्रोगेटिव के तरीके से होना चाहिए, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव के साथ देखिए नो सूनर के साथ यूज किए तो यहाँ पर डिड आ गया है और हैड आ गया है, तो इंट्रोगेटिव की तरह हुआ कि नहीं। तो जैसे कि हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब आ जाएगा, ठीक है। तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। या डिड सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जैसे हार्डली के बाद देखिए डिड आ गया, हार्डली के बाद इंट्रोगेटिव की तरह बनाना है तो हार्डली डिड आई सी हिम, हार्डली के साथ आपको वेन का प्रयोग करेंगे, वेन आई स्टॉप माई कॉल। लेस्ट के साथ शुड का प्रयोग करें, हमने आपको बताया ही
आर, और इसका देखिए रन फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन। अनलेस, अनटिल, टिल का प्रयोग देखिए अनलेस, अनटिल और अनलेस में फ़र्क यह है कि अनटिल जो कि एक समय को डिनोट करता है, अनलेस एक शर्त सूचक है। अनटिल द लाइट टर्न्स रेड नो वन विल स्टॉप, और अनलेस यू वर्क हार्ड, अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो यू वांट सक्सेस। टिल, हम टिल से वाक्य की शुरुआत नहीं करते हैं। टिल द ट्रेन गेट्स द सिंगल इट विल नॉट प्रोसीड, द टिल का प्रयोग यहाँ पर नहीं होगा, क्या होगा अनटिल, ठीक है। और इसके बाद देखिए अनटिल अनलेस वैसे ही निगेटिव वाक्य की तरह हो तो यहाँ पे नॉट का प्रयोग नहीं करना चाहिए, इसको आप ध्यान में रखिए, ठीक है। और अनलेस या अनलेस, अनटिल और अनलेस के साथ विल, शैल और वुड का प्रयोग नहीं होता है, इसको ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। कई बार अगर जोर देने के लिए कहा जाए तो दो कंजक्शन, प्रीपोजिशन, नाउन और एडजेक्टिव का प्रयोग एक साथ किया जाता है, हालांकि दोनों का अर्थ लगभग एक ही होता है। जैसे अनलेस एंड अनटिल यू वर्क हार्ड यू वांट सक्सेस, जब तक तुम इतना मेहनत नहीं करोगे तब तक तुम सक्सेस नहीं हो गए। देखिए यहाँ पर एकदम जोर डालने के लिए बोल रहा है, लेकिन अर्थ एक ही है, ठीक है, अनलेस एंड अनटिल। देखिए 14, देखिए रूल नंबर 14 को देखिए, 14 में क्या है उसको देखते हैं। तो डाउट के बाद अफर्मेटिव सेंटेंस में इफ वेदर का प्रयोग होता है, जबकि नेगेटिव में इंटीग्रेटिव सेंटेंस में डाउट के बाद दैट का प्रयोग होता है, इसको ध्यान रखिए। डाउटफुल के बाद अफर्मेटिव सेंटेंस में इफ वेदर का प्रयोग होता है, जबकि नेगेटिव व इंटीग्रेटिव सेंटेंस में डाउटफुल के बाद दैट का प्रयोग होता है। जैसे डाउट अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो पॉजिटिव सेंटेंस है तो वहाँ पे इफ वेदर, डाउट इफ वेदर का प्रयोग होगा। डाउटफुल इफ वेदर का प्रयोग। नेगेटिव सेंटेंस है तो डाउट के साथ दैट का प्रयोग होगा, डाउटफुल के साथ भी दैट का प्रयोग होगा। देखिए क्वेश्चन में ही डाउट्स दैट शी विल हेल्प हिम, ये पॉजिटिव वाक्य है, जाहिर सी बात है डाउट, तो डाउट है तो यहाँ पे इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। ही डाउट्स दैट नहीं रहेगा, ही डाउट्स इफ वेदर, ही डाउट्स इफ शी विल हेल्प मी। देखिए आई हैव नो डाउट्स, यहाँ पर नो आ गया तो यहाँ पर दैट का प्रयोग करेंगे, तो आई हैव नो डाउट्स दैट ही विल चीट मी। क्लियर हुआ कि नहीं? इसी तरह डाउटफुल में सेम है। रूल नंबर 15 देखिए, द सेम के बाद रिलेटिव प्रोनाउन का दैट या एज का प्रयोग होता है। द सेम के बाद, तो द सेम के बाद दैट का प्रयोग होता है जब एक वर्ब स्पष्ट होता है तो वहाँ पे दैट का प्रयोग होता है। जैसे दिस इज द सेम बुक, यह वही बुक है दैट आई वांटेड, जिसको मैं चाहता था। ही द सेम बुक बॉय, ही द सेम बॉय, सॉरी ही द सेम बॉय, वह वही लड़का है दैट मेट मी इन द मार्केट, जिसके मैं मार्केट में या बाजार में मिला था। ठीक है। रूल नंबर 16 देखिए, एज एज सो एज का प्रयोग तुलना के लिए करते हैं। एज एज का प्रयोग पॉजिटिव और नेगेटिव वाक्यों में करते हैं। सो एज का प्रयोग नेगेटिव वाक्यों में होता है। ही इज एज इंटेलिजेंट एज यू, वह इतना बुद्धिमान है जितना कि तुम हो। ठीक है। और नेगेटिव वाक्यों में सो एज का प्रयोग होगा। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये रहा आपका कंजक्शन। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में आर्टिकल्स को देखेंगे, बहुत ही बढ़िया ढंग से हम लोग डिस्कस करेंगे, तो बने रहिएगा। देखिए आर्टिकल का देखते हैं चैप्टर। आर्टिकल्स में आर्टिकल जो कि ए एन द आर्टिकल कहलाते हैं, और ए एन का इंडेफिनिट बोलते हैं और द को डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। ठीक है। तो आर्टिकल देखिए दो टाइप के, डेफिनिट और इंडेफिनिट हो गए। इंडेफिनिट में ए एन हो गया और डेफिनिट में द का प्रयोग हुआ। जैसे यह कुर्सी है, दिस इज अ चेयर, और सीता ने गाना गाया, सीता सैंग और सांग। यह छतरी है, दिस इज एन अम्ब्रेला। तो यहाँ पे जब हिंदी वाक्यों में एक नहीं होता है तो भी इनका अंग्रेजी वाक्य में करते समय ए एन का प्रयोग किया जाता है। और वाक्य में सिंगुलर काउंटेबल नाउन, जो कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है, और आर्टिकल ए एन का प्रयोग अवश्य किया जाता है। और इन वाक्यों का अनुवाद गलत है। जैसे दिस इज चेयर, सीता सैंग सांग, इसमें एक क्या होता है, छिपा होता है, एक तरह से कर सकते हैं। ठीक है। आर्टिकल में देखते हैं आर्टिकल का प्रयोग कहाँ पे होता है। जैसे सी इज एक्सेलेंट, सी इज एन एक्सेलेंट, और कई लोग एक्सेलेंट देख तुरंत ए एन का प्रयोग कर देते हैं, परंतु इस वाक्य में कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है। तो एक्सेलेंट देखकर वहाँ पे एन का प्रयोग करेंगे, लेकिन यहाँ पे कोई भी आर्टिकल नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या रहेगा, सी इज एन एक्सेलेंट स्टूडेंट अगर रहेगा तो जाके सही है। ठीक है। तो इसके अलावा देखिए आर्टिकल का प्रयोग नाउन के पहले होता है। सी इज ए स्टूडेंट, तो नाउन देखिए स्टूडेंट है, इसके पहले ए का प्रयोग हुआ। जब नाउन का विशेषता बताने वाले एडजेक्टिव वाक्य में मौजूद होते हैं तो आर्टिकल का प्रयोग
एडजेक्टिव के पहले होता है। नाउन की विशेषता बताने वाले एडजेक्टिव वाक्य में अगर मौजूद होगा तो देखिए, शी इज एन एक्सीलेंट स्टूडेंट, नाउन क्या है? स्टूडेंट, इसकी विशेषता बताता है एक्सीलेंट। तो एक्सीलेंट क्या है? एडजेक्टिव है जो कि नाउन का विशेषता बता रहा है। तो जब भी आर्टिकल का प्रयोग करें तो एडजेक्टिव के पहले करें। तो ऐसा नहीं कि बोलेंगे कि शी इज एक्सीलेंट एन स्टूडेंट, नहीं, शी इज एन एक्सीलेंट स्टूडेंट। क्लियर हुआ आपको? जैसे देखिए, अगर एडजेक्टिव का विशेषता बताने वाले एडवर्ब भी मौजूद होता है तो एडवर्ब के पहले हमेशा होगा, इसको दिमाग में रख लीजिए। तो शी इज अ वेरी एक्सेलेंट स्टूडेंट, तो एडवर्ब क्या है यहाँ पे? देखिए, नाउन की विशेषता क्या बता रहा है? एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव क्या विशेषता बता रहा है? एडवर्ब। तो शी इज अ वेरी एक्सीलेंट स्टूडेंट, जब भी ए का प्रयोग करेंगे, आर्टिकल का प्रयोग करेंगे तो एडवर्ब के पहले करेंगे। तो इतना क्लियर हुआ। तो ए एन का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है आपको क्लियर हुआ। तो ए एन का प्रयोग निश्चित जो कि इंडिफिनिट, अनिश्चित जो कि इंडिफिनिट सिंगुलर नाउन से पूर्व किया जाता है। निश्चित होने पर वहाँ पे द का प्रयोग करते हैं, इसलिए ए एन को क्या बोलते हैं? इंडिफिनिट आर्टिकल्स कहा जाता है। जैसे आई हैव अ कार, दिस इज अ ऑरेंज, ही सेंग अ सॉन्ग, राम इज ए स्टूडेंट। ठीक है, जिस शब्द के पूर्व में ए एन का प्रयोग करना हो तो उस शब्द के उच्चारण की जो प्रथम साउंड होता है उसको देखना होता है कि उसका प्रोनाउंसिएशन में अ आ रहा है कि नहीं, वावेल्स आ रहा है कि नहीं, तब वहाँ पे क्या करेंगे? एन का प्रयोग करेंगे। मतलब यदि ध्वनि व्यंजन हो तो वहाँ पे ए का प्रयोग करते हैं, अगर वावेल्स में आता है ध्वनि व्यंजन तो वहाँ पे एन का प्रयोग करते हैं। जैसे वावेल्स में आ गया ए ई आई ओ यू का प्रयोग आ गया, स्वर, इसको स्वर माना जाता है, तब वहाँ पे ए एन का प्रयोग, एन का प्रयोग करेंगे। और जहाँ पे व्यंजन आ गया, कॉन्सोनेंट आ गया, वहाँ पे द का ए का प्रयोग करेंगे। क्लियर हुआ? जैसे एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, आप देखिए पहले क्या आ रहा? आ रहा, मतलब ए आ रहा है कि नहीं अम्ब्रेला बोलने पर, लेकिन आप लिखो कैसे? यू लिखेंगे, स्पेलिंग तो यू होता है, तो इसका आपको लगेगा कि यू है तो इसका मतलब यहाँ पे एन का ए का प्रयोग होगा, लेकिन नहीं, आप उसको उच्चारण करिए, बोलिए अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, तो मतलब अ से स्टार्ट हो रहा है, मतलब ए से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, कहने का मतलब ऐसे है, जबकि स्पेलिंग में क्या है? यू से है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? एन का प्रयोग करेंगे। जैसे यूनियन, अब देखिए यूनियन है, अब यहाँ पे यू आ गया तो आपको लगेगा ए ई आई ओ यू है तो ये वावेल्स है तो इसके साथ हमें एन का प्रयोग करेंगे, लेकिन इसका उच्चारण देखिए, उच्चारण में क्या आ रहा है? यू, तो ये तो एक व्यंजन है, तो व्यंजन के पहले ए का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल ही कन्फ्यूजन नहीं होना, आपको वर्ड पे जाना ही नहीं, आपको स्वर पे जाना, जो आवाज़ आती है, ध्वनि आती है, आवाज़ पे जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे ए हो जाएगा। इसी तरह आप सबको देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए एन ऑनेस्ट, यहाँ पे एच है तो आपको लगेगा कि ये भी कॉन्सोनेंट है तो इसके साथ ए का प्रयोग होगा, लेकिन इसका उच्चारण करिए ऑनेस्ट, ऑनेस्ट बोलते हैं, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट बोलते हैं, तो अ का क्या है? कॉन्सोनेंट, एक वावेल है तो इसके साथ एन का प्रयोग होगा। क्लियर हुआ? शब्द का प्रथम लेटर क्या है? यह महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि उसके उच्चारण की प्रथम ध्वनि जो कि फर्स्ट साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन क्या है। ठीक है, तो अंग्रेजी भाषा में एक अक्षर कई प्रकार की ध्वनि हेतु प्रयुक्त किए होते हैं, और जिन अक्षरों को स्वर ए ई आई ओ यू माना जाता है उसका उच्चारण बहुत बार व्यंजन कॉन्सोनेंट की तरह होता है। बहुत से व्यंजन जो कि कॉन्सोनेंट स्वर का उच्चारण देते हैं, हो सकता है शब्द का प्रथम अक्षर एम, एफ, एच इत्यादि हो, लेकिन उच्चारण की प्रथम ध्वनि स्वर हो तो इसके ऐसे शब्दों के पूर्व जो कि एन का प्रयोग होता है। क्लियर हुआ? ऐसे देखिए, एब्रीवेशन के रूप में ही इज एन MLA MP। ठीक है, ही इज एन MLA MP, तो एन का प्रयोग आ गया तो यहाँ पे एन MLA MP। ऐसे ही लॉग्ड एन FIR, ही लॉग्ड एन FIR, तो यहाँ पे एन आ गया तो एन का प्रयोग FIR के पहले आ गया। तो एफ क्या है? एफ पढ़ेंगे तो ए आगे आ रहा तो इसका मतलब वावेल्स आ रहा है, तो आप ऐसे करके स्पेलिंग में मत जाइए, मीनिंग उसके उच्चारण पर जाइए, उच्चारण में पहला वर्ड क्या आ रहा है। जैसे ही इज IAS है, IAS तो आपको लगेगा कि AEI है तो वावेल्स है, लेकिन आप पढ़ेंगे क्या? आ पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे आ का मतलब एन आ जाएगा, वावेल्स आ रहा है। SDO तो यहाँ पे यस वर्ड है तो आपको लगेगा कि यहाँ पे ए होना चाहिए, इसके लिए ए का प्रयोग करेंगे, नहीं जो कि अब लिखेंगे कैसे? तो एस बोलेंगे, ए पहले आ रहा है तो ए पहले आ रहा है तो यहाँ पे क्या रहेगा? एन का प्रयोग होगा। इसी तरह सारा आप देख सकते हैं। ठीक है, इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह देखिए
एन आवर, एन ऑनर, एन ऑनरेबल पर्सन, एन ऑनेस्ट, एन हेयर, एन हाउ। हा देखिए हाउस में हा ए नहीं आ रहा, हाउ हा आ रहा है, तो हा के लिए ए हाउस करेंगे। एन हॉनरियम, एन ए हिस्टोरिकल, ही ह आ गया है यहाँ पे। ए यंग मैन, ठीक है। आप ऐसे करके आप इसको देख लीजिएगा। क्लियर हुआ। इसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट में, यूज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल ए एन का प्रयोग। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पूर्व ए एन का प्रयोग किया जाता है। जैसे काउंटेबल का अर्थ होता है जिसकी गिनती की जा सकती है। अगर नाउन का प्रयोग न हो तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे आई हैव अ पेन, शी हैज ए कार, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पूर्व ए एन का प्रयोग किया जाता है। अगर नाउन नहीं रहेगा तो वहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे राम हैज एन अम्ब्रेला, सी हिज ए हाउस वाइफ, ठीक है। नॉइज अनकाउंटेबल नाउन है और फिर भी इसके लिए आर्टिकल ए का प्रयोग होता है, ठीक है। और इसके लिए देखिए, डू नॉट मेक अ नॉइस, डू नॉट मेक अ नॉइस, नो नॉइस, ठीक है। तो क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसके साथ आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग। एक्सक्लेमेटरी वाक्य जैसे कि वाट, हाउ से जो स्टार्ट होता है उनके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पूर्व ए एन का प्रयोग होता है। जैसे व्हाट अ ग्रैंड बिल्डिंग, व्हाट अ प्रेटी गर्ल, कितना सुंदर लड़की है, ठीक है। प्रतिमा या प्रति वस्तु कीमत के संदर्भ में ए एन का प्रयोग किया जाता है। जैसे द कार रन्स 20 किलोमीटर अ लीटर, आई अर्न आरएस 10,000 अ मंथ, ठीक है। तो कीमत के संदर्भ के प्रयोग के पहले भी ए एन का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह कुछ गिनती बताने वाले शब्द हो गए, जैसे कि 100, थाउजेंड्स, मिलियंस, डजन्स, डजन, कपल्स से पूर्व भी ए लगता है। जैसे अ डजन्स पेंसिल, अ डजन पेंसिल वेयर बॉट बाई हर, आई हैव 100 पेन्स, ठीक है। तो गिनती बताने वाले शब्द के पहले भी ए का प्रयोग करते हैं। हाल्फ से पूर्व ए का प्रयोग निम्नलिखित प्रकार से किया जाता है। देखिए 2 से 1/4 मीटर, 2 एंड अ क्वार्टर मीटर, ठीक है। तो इसके पहले भी अ का प्रयोग करेंगे। अ हाफ किलो, अ माइल एवरीडे, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए, जब वाक्य में वर्ब का प्रयोग नाउन की तरह होता है तो वहाँ भी ए एन का प्रयोग किया जाता है। जैसे नेक्स्ट देखिए, जैसे ही गोज फॉर अ वॉक डेली, वॉक एक नाउन की तरह यूज हुआ है तो वहाँ पे ए का प्रयोग करेंगे। ही हैज गॉन फॉर अ राइड, आई हैड अ लॉन्ग टॉक विथ देम, यहाँ पे देखिए नाउन की तरह यूज हुआ है, ठीक है। इसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट को, मेनी, रेदर देन, रेदर, क्वाइट, सच के बाद यदि सिंगुलर नाउन होता है तो नाउन के पूर्व ए एन का प्रयोग किया जाता है। देखिए मेनी अ सिटीजन, हिज रेदर अ पिटी, इट वाज क्वाइट एन इम्पॉसिबल टास्क, इट वाज सच अ फुलिश डिसीजन, ठीक है। कुछ विशेष फ्रेजेज ए एन का प्रयोग होता है, जैसे कि इन अ फिक्स, इन अ हरी, इन अ नटसेल, मेक नॉइज, मेक अ फुट, कीप अ सेक्रेट, एज अ रूल, एट अ स्टोन्स थ्रो, अ शार्ट वाइल एगो, एट लॉस, टेक अ फैंसी टू, टेक एन इंटरेस्ट, जैसा देख सकते हैं। नेवर टेल अ लाई, डू नॉट मेक अ नॉइस, 12 इंचेस मेक अ फोर्ट, ऐसा देख सकते हैं। कुछ फ्रेजेस के साथ आर्टिकल का प्रयोग होता है, जैसे कि टू लूज हार्ट, टू सेट फायर, टू गिव ऑयर, इनके साथ हमेशा आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे आई एम एट होम, और द हाउस वाच, देखिए द का प्रयोग हुआ। आई गो टू स्कूल बाय बस, तो ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं जो जिसके साथ प्रयोग करते हैं। ए एन का प्रयोग के विषय में देखते हैं। ए एन का प्रयोग कौन सी स्थिति में नहीं करना चाहिए, तो किसी भी प्लूरल नाउन्स के पूर्व नहीं करना चाहिए ए एन का। जैसे अब बॉयज, अब बॉयज कैसे हो जाएगा, प्लूरल नाउन है, ठीक है। तो बॉयज हैव कम हो जाएगा। द बॉयज, द बॉयज हैव कम, द का प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि डिफरेंट है। अनकाउंटेबल नाउन से पूर्व ए एन का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे एडवाइज हो गया, एकोमोडेशन हो गया, बैगेज हो गया, लगेज हो गया, न्यूज, परमिशन, जो भी अनकाउंटेबल जिसको आप काउंट नहीं कर सकते हैं, इसके साथ ए एन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे ही गिव मी एन एडवाइज, एन एडवाइज क्या होता है, सलाह, तो सलाह, एक सलाह क्या होता है, ही गिव मी एडवाइज बोल सकते हैं। आई विल बाई अ फर्नीचर, अ फर्नीचर नहीं रहेगा, फर्नीचर टुडे हो। अनकाउंटेबल नाउन के पूर्व ए एन का प्रयोग किया जाता है और इनके साथ कुछ शब्दों का भी प्रयोग करके काउंटेबल बनाया जाता है। जैसे इन्फॉर्मेशन क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसको
पीस आप का प्रयोग करके काउंटेबल बना सकते हैं। इसको हम लोग वैसे हम लोग इसको कवर किए हैं। देखिए यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग, देखिए द का प्रयोग उस नाउन से पूर्व किया जाता है जो निश्चित है और जिसकी चर्चा पहले की जा चुकी है। तो द को इस प्रकार डेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है। द का प्रयोग आपने देखा। और जब किसी पूर्व निर्धारित वस्तु के बारे में कहा जाता है तो वहाँ भी किया जाता है। जैसे वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ किंग, द किंग। अब देखिए अब पूर्व में निर्धारित किया गया अ किंग, अब इसकी के विषय में किया बोला जा रहा तो द किंग हो गया। द किंग वॉज वेरी काइंड, वन डे ही मेट एन ओल्ड मैन। अब देखिए अब यहाँ पे पूर्व में निर्धारित ओल्ड मैन के लिए किया जा चुका है, तो अब दोबारा जब करेंगे तो द डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करेंगे जो कि द है। ठीक है, यही है। और नेक्स्ट देखिए है यूज ऑफ आर्टिकल विथ डिफरेंट काइंड्स ऑफ नाउन। प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। जैसे राम वाज एन आइडियल सन, ठीक है, तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे यहाँ पे। जैसे रोम इज एन एंशियंट सिटी, तो इस स्थिति में अप्रॉपर नाउन के पूर्व एन का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे अ शर्मा, अ मिस्टर शर्मा हैज़ कम टू मीट मी, दिस हाउस इज रिटेन बाय सुरेश मिश्रा, तो इस तरह कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट, कुछ स्थानों के नाम के आगे द का प्रयोग किया जाता है, द आर्टिकल का प्रयोग। जैसे द यूक्रेन, द ग्रेट ब्रिटेन, द नीदरलैंड, द हेग। ठीक है, राज्यों के नाम के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। द पंजाब नहीं लिखेंगे, तो द दिल्ली नहीं लिखेंगे। ठीक है, किसी देश के नाम के आगे आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। अमेरिका, रसिया, ठीक है, एन अमेरिका नहीं बोल सकते हैं। तो यूनाइटेड स्टेट, यूनियन, यूनाइटेड रिपब्लिक, किंगडम शब्द के प्रयोग के पहले द का प्रयोग करें। देखिए द सोवियत यूनियन, द यूनाइटेड स्टेट, द आयरिश रिपब्लिक। द का प्रयोग जो कि पर्वत श्रृंखला के साथ होता है, द हिमालय, द एल्प्स। ठीक है, पर्वत चोटी के नाम के आगे आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। जैसे माउंट एवरेस्ट, माउंट एबू के साथ नहीं प्रयोग होगा। नेशनलिटी शब्द को व्यक्त करने वाले शब्द जो कि द का प्रयोग करें, लेकिन भाषा के आर्टिकल का प्रयोग न करें। जैसे द इंग्लिश स्पीकिंग, तो भाषा के साथ आर्टिकल का प्रयोग न करें। ठीक है, बीमारियों के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। द मीजल्स, द रिकेट्स, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा देखिए प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल द का प्रयोग करें। साथ ही कुछ प्रत्येक बिंदु पर स्पष्ट, जैसे नदियों के नाम द यमुना, द गंगा, द गोदावरी कर सकते हैं। समुद्र के द अरबियन, ऐसे आप देख सकते हैं। ठीक है, द लक्षद्वीप, द अंडमान, भगोली पिंडी, द सन, द वेनस कर सकते हैं। ठीक है, जो शब्द यूनिक है उनके पूर्व द का प्रयोग करना चाहिए। द वर्ड, द यूनिवर्स, द हेवन, हेल, गॉड, पार्लियामेंट के पूर्व आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। इसको आप देख, बहुत सारा एक्सेप्शन है, इसको जब पढ़ेंगे तो आप बिल्कुल याद हो जाएगा। स्पेस का अर्थ अंतरिक्ष होता है। ठीक है, स्पेस का अर्थ अंतरिक्ष होता है और स्पेस से पूर्व आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन यदि स्पेस का अर्थ जगह के रिलेटेड हो गया तो वहाँ पे द का प्रयोग करना चाहिए। जगह के लिए द का प्रयोग करेंगे और अंतरिक्ष के लिए द का प्रयोग नहीं करेंगे। दिशाओं के लिए द का प्रयोग कर सकते हैं, द वेस्ट, द ईस्ट। ठीक है, लेकिन इनके साथ किसी प्लेस का अगर नाम जोड़ा जाता है द का प्रयोग नहीं करेंगे। द वेस्ट बंगाल नहीं बोल सकते हैं, वेस्ट बंगाल नहीं बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि इसी तरह नॉर्दर्न, साउदर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न से पूर्व आर्टिकल नहीं आता है। वेस्टर्न इंडिया, द वेस्टर्न इंडिया नहीं बोलेंगे। द सन राइजेज इन द ईस्ट, ही इज गोइंग टू अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, तो ऐसे देख सकते हैं। खाड़ी के नाम, रेगिस्तान के नाम, नहरों के नाम के आगे द का प्रयोग कर सकते हैं। गीता, पवित्र ग्रंथ द गीता, द बाइबल के आगे। ऐतिहासिक इमारतों के आगे देखिए द का प्रयोग करिए, द ताजमहल, द रेड फोर्ट। ठीक है, इसी तरह संगठनों के नाम के आगे द क्वाइट इंडिया मूवमेंट, द यूनाइटेड नेशंस, द जेट एयरवेज, द इंटरसिटी, द राजधानी एक्सप्रेस, द बीजेपी, द कांग्रेस, द कम्युनिस्ट पार्टी, तो आप इसको देख सकते हैं। धार्मिक समुदायों के नाम द हिंदू, द मुस्लिम, द सिख के नाम के आगे आप द का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, द टेलीस्कोप, किसी आविष्कारक, इन्वेंशन के नाम के पूर्व द टेलीस्कोप हो गया। ठीक है, द लायंस क्लब, द रोटरी क्लब, इसको देख सकते हैं आप। कॉमन नाउन देखिए, जब कोई वस्तु अंडरस्टूड होती है तो उसके पूर्व द का प्रयोग होता है। द कैंडल रिटर्न द बुक,
काइंडली रिटर्न द बुक पहले से ही अंडरस्टूड है तो इसके पहले द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट को। इसमें देखिए बहुत ज़्यादा खास नहीं है, इससे बहुत सब कम एरर आता है। जैसे अ डॉग इज ए फेथफुल एनिमल, सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है जब वो पूरी प्रजाति का उल्लेख कर सकता है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं। अ डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिएगा। देखिए जब स्कूल, कॉलेज, मंदिर इत्यादि का उल्लेख होता है तो उसका प्राथमिक उद्देश्य के संदर्भ में आर्टिकल का प्रयोग नहीं करें। जैसे चिल्ड्रेन शुड गो टू स्कूल, आई गो टू टेम्पल एवरी मॉर्निंग, ठीक है, आप देख सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट मटेरियल नाउन के साथ सामान्यतः आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। वैसे भी ये अनकाउंटेबल नाउन ए एन का प्रयोग हो भी तो नहीं हो सकता, ठीक है। यूज ऑफ आर्टिकल विथ एडजेक्टिव के विषय में देखते हैं। सुपरलेटिव डिग्री के साथ द का प्रयोग करते हैं, इसको आपने देख लिया है। कंपैरेटिव डिग्री के साथ भी द का प्रयोग किया जाता है। जैसे द मोर इलेक्ट्रिसिटी यू यूज, द हायर योर बिल विल बी, ठीक है। द हायर यू राइज, द ग्रेटर इज द फॉल। देखिए द का प्रयोग कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री के पहले हुआ है, ठीक है। और अगर दो में से एक का चुनाव करना है तो कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं और इसके पहले द और उसके बाद आप का प्रयोग करते हैं। जैसे ही इज द स्ट्रांगर ऑफ द टू रेसलर, वह मजबूत है दो रेसलरों में से, ठीक है। तो पहले द का प्रयोग करेंगे, उसके बाद आप प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। इसी तरह सुपरलेटिव डिग्री का भी है, तो इसको हम लोग वैसे भी देख चुके हैं। और जब एडजेक्टिव जैसे हॉनेस्ट, रिच, पुअर, मीक इत्यादि के पहले द का प्रयोग किया जाता है तो वह पूरे वर्ग को संबोधित करता है, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। द ऑनेस्ट आर ऑलवेज रिवार्डेड, द रिच एक्सप्लॉइट द पुअर, द यंग एंड ओल्ड, द पुअर एंड रिच, ऑल डिमांड्स करप्शन फ्री इंडिया, ओके। किसी प्रॉपर नाउन के साथ या बाद में जो कि एडजेक्टिव नाउन या उसी नाउन को क्वालिफाई करते हुए लगाया जाता है तो उसे प्रॉपर नाउन के बाद एडजेक्टिव द का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। ऑर्डिनल के पहले द का प्रयोग करें, जैसे हम लोग इसको देख चुके हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये सब ऑर्डिनल है और 1, 2, 3 जो कि कार्डिनल है। तो ऑर्डिनल के पहले द का प्रयोग करना चाहिए। जैसे चैप्टर 2 ऑफ द बुक इज वेरी डिफरेंट, 2 क्या है, ये तो कार्डिनल हो गया, लेकिन ऑर्डिनल देखिए सेकेंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इसके पहले द, तो द सेकेंड हो जाएगा, द फर्स्ट हो जाएगा, क्लियर। एडजेक्टिव सेम और होल के पहले ऑल एवं बोथ के बाद आर्टिकल द का प्रयोग करें, इसको भी हम लोग देख लिए हैं। ही द सेम बॉय दैट द होल पीरियड वाज वास्टेड, ठीक है। अब देखते हैं फ्यू के लिए आप उसे देख लिए हैं। फ्यू लिटिल के साथ द का प्रयोग करने पर उसका अर्थ में परिवर्तन, जैसे अ फ्यू हो गया तो संख्या में कम है लेकिन है। फ्यू का मतलब संख्या में इतनी कम है कि ना के बराबर। द फ्यू का मतलब संख्या में कम है लेकिन निर्धारित है कि उसके तरफ हम इंगित कर सकते हैं। इसी तरह लिटिल का प्रयोग मात्रा संख्या के लिए फ्यू का प्रयोग करेंगे, मात्रा के लिए लिटिल का प्रयोग। तो लिटिल में अ लिटिल लग गया तो मात्रा में कम है लेकिन है अ लिटिल। लिटिल मतलब बहुत कम, न के बराबर है। अब मात्रा में है लेकिन निर्धारित है जिसकी तरफ हम इंगित कर सकते हैं, उसको द लिटिल का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इसको हम ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। इसके अलावा देखिए यदि एडजेक्टिव के पहले सो, एज, टू, हाउ टू क्वालिफाई, हाउ, क्वाइट का प्रयोग होता है तो ए एन आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यूज ऑफ आर्टिकल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट व एग्रीमेंट के विषय में देखते हैं, तो इसको देख लीजिए। यदि दो या दो से अधिक नाउन एक ही व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है तो द का प्रयोग प्रथम नाउन के पूर्व किया जाता है। द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजर्स, देखिए सेक्रेटरी और ट्रेजर्स दोनों एक ही व्यक्ति के लिए हो रहा है तो यहाँ पे द पहले का प्रयोग कर सकते हैं। तब हमारा क्या होता है, सिंगुलर के लिए होता है। अगर यहीं पर दोनों के लिए दोनों नाउन के आगे अलग अलग आर्टिकल का प्रयोग अगर होगा तो वहाँ पे दो लोगों का बोध होगा, तो वहाँ पे क्या होगा, प्लूरल वर्ब का यूज होगा। क्लियर हुआ। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ देख सकते हैं। इसके अलावा देखते ए एन और वन के बीच का अंतर देखते हैं। ए एन आर्टिकल जबकि वन एक एडजेक्टिव है। प्रतिदिन, प्रति सप्ताह, प्रति किलो, कीमत या दर के लिए एक का प्रयोग किया जाता है जबकि वो वन का प्रयोग नहीं किया जाता। दर देखिए 10 रुपीज़ अ किलो, 4 टाइम्स अ डे, 60 किलोमीटर एन आवर, 12 रुपीज़ अ डजन, ठीक है। इसी तरह देखिए
ए और वन का जो नाउन होता है इसके साथ प्रयोग करने पर अलग अलग अर्थ होता है। जैसे ए एन का अर्थ जो कि एनी या एवरी से भी होता है। जैसे वन काउ इज नॉट इनफ फॉर द फैमिली रिक्वायरमेंट्स, तो वी नीड टू आ मोर। ठीक है, वी नीड टू मतलब कहने का मतलब है कि एनी मतलब और ज़रूरत है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे वन काउ इज, वन का प्रयोग मतलब और के लिए हो गया। ठीक है, वन का प्रयोग एनोदर या अदर के साथ किया जाता है, एक का प्रयोग नहीं। जैसे वन स्टूडेंट वांट्स टू स्टडी, एनोदर वांट्स टू प्ले। वन डे ही कम्स, द अदर डे ही डजंट कम। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आपको। इसी तरह वन का प्रयोग डे, वीक, मंथ, ईयर, समर और विंटर etc के नाम के पहले किया जाता है। जैसे वन नाइट देयर वाज ए टेरिबल स्टॉर्म, वन डे रावड़ा केम टू सीताज कॉटेज। एक दिन रावण जो कि सीता के मठ पर आया हुआ था, कुटिया में। ठीक है, वन डे का प्रयोग किसी दिन के लिए अर्थ में होता है। वन डे यू विल रियलाइज योर मिस्टेक, वन डे यू विल फील सॉरी फॉर व्हाट यू हैव डन। ठीक है, इसी तरह वन का प्रयोग ए एन के प्रोनाउन के समरूप किया जाता है। जैसे डिड यू गेट एनी बर्थ, यस आई मैनेज टू गेट वन। वन का बहुवचन प्लूरल उक्त प्रयोग में किया जाता है, जैसे सम। ठीक है, तो नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए प्रोनाउन वन या वन द का प्रयोग होता है। ठीक है, द कार इज बेटर दैन दैट वन। ठीक है, तो रिपीटेशन से बचने के लिए भी वन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ से हम लोग आर्टिकल देख लिए बहुत सारा। अब देखिए जो क्वेश्चन आता है, जो हम लोग रूल है ऑलरेडी हम लोग इतने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं, तो बहुत सारा रिपीट होता है, तो आप इसको अंडरस्टूड कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। देखिए इस चैप्टर में देखते हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन किसे कहते हैं देखते हैं। प्रीपोजिशन वह शब्द या शब्द समूह है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त होकर उस नाउन या प्रोनाउन के अन्य शब्दों के साथ संबंध को बताता है। जैसे देयर इज ए कैट सिटिंग अंडर द टेबल, एक बिल्ली जो कि टेबल के नीचे बैठी हुई है। और वी नीड अ रूफ ओवर अस, जैसे हमें एक छत की ज़रूरत है। ठीक है, तो इसमें ओवर हो गया, अंडर हो गया, और आई गो टू स्कूल बाई बस, बाई वर्ड हो गया, जो कि मैं एक स्कूल जाता हूँ बस के द्वारा। तो इसमें बाई वर्ड ये सब जो है प्रीपोजिशन होता है, जबकि एक शब्द या समूह है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त होकर उस नाउन या प्रोनाउन के जो अन्य शब्दों के संबंध को बताता है। तो समझ में आया कि कैसे हुआ। प्रीपोजिशन का प्रयोग नाउन या प्रोनाउन के पहले नहीं हो सकता है। और इसे हु आज ही टॉकिंग टू, तो नाउन के पहले नहीं हो सकता। देखिए यहाँ पे टू का प्रयोग नाउन के बाद हुआ है। और ही डजंट हैव अ पेन टू राइट विथ, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि नाउन के पहले या प्रोनाउन के पहले ही प्रीपोजिशन का प्रयोग हो, उसके बाद भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कन्फ्यूजिंग पेयर ऑफ प्रीपोजिशन बिटवीन और एमंग, अक्रॉस, थ्रो, इनटू, इन, बिफोर, इन फ्रंट। सब मीनिंग को देखेंगे क्या क्या डिफरेंस है, सबको हम लोग वन बाय वन करके देखते हैं। एमंग और बिटवीन। एमंग का प्रयोग देखिए जब दो से अधिक के संदर्भ को एमंग का प्रयोग करते हैं। अब बिटवीन का प्रयोग केवल और केवल दो के बीच में होता है। बिटवीन का प्रयोग तो जहाँ पे दो से अधिक लोग आ जाएंगे वहाँ पे एमंग का प्रयोग करेंगे, और जहाँ पे दो के बीच की बात होती है तो वहाँ पे बिटवीन का प्रयोग करेंगे। जैसे एमंग का एग्जाम्पल देखते हैं, ए लॉट ऑफ कोऑपरेशन इज नीडेड। अब देखिए अब इसमें क्या लगाएंगे, बिटवीन द डिफरेंट स्टेट टू कम्बैट नक्सलिज्म। देखिए डिफरेंट स्टेट्स, ए लॉट ऑफ स्टेट मतलब कोई जरूरी नहीं है कि दो ही हो, दो से अधिक है। एंड ए लॉट ऑफ कोऑपरेशन इज नीडेड, तो यहाँ पे क्या होगा, एमंग का प्रयोग है, क्योंकि डिफरेंट स्टेट टू कॉम्बैक्ट नक्सलिज्म है, मतलब बहुत सारा स्टेट में हो रहा है कंफ्यूजन। जैसे देखिए आर्म्स होता है भीख, भीख वेयर मतलब भीख मीन्स एल्म्स अवेयर डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग द बेगर्स। बेगर्स मीन्स बहुत सारे भिखारियाँ हैं, तो जब बहुत सारे भिखारियों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है भीख, तो वहाँ पे एमंग लगाएंगे। ठीक है, न कि बिटवीन, यहाँ बिटवीन का प्रयोग नहीं होगा। अब यही रहता है कि एल्म्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द राम एंड श्याम, तब यहाँ पे बिटवीन रहता, दो की बात होगी तो। क्लियर हुआ। इसी तरह थर्ड एग्जाम्पल है जो द टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच एमंग देम। क्लियर हुआ।
अब बिटवीन का आपका समझ में आया, तो इसका एग्जांपल देखते हैं। मैच विल बी प्लेड बिटवीन द इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। बिटवीन का प्रयोग दो से अधिक के लिए भी हो सकता है, बशर्ते उसमें म्यूचुअल रिलेशनशिप अगर होगा तब वहाँ पे 2 से अधिक के लिए भी बिटवीन का प्रयोग हो सकता है। तो ये नोट के रूप में है। जैसे देयर इज ए टूर्नामेंट टू बी प्लेड बिटवीन इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड्स। तो एक टूर्नामेंट जो कि खेला गया है भारत, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में, तो यहाँ पे एक म्यूचुअल रिलेशनशिप को दर्शा रहा है, क्योंकि तीनों मैच जो है, तीनों देश का मैच जो कि एक साथ हो रहा है, ठीक है। तो देयर इज ए टूर्नामेंट टू बी प्लेड बिटवीन इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। इसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट में, देयर इज एन अलायंसेस बिटवीन द 3 यूरोपियन नेशंस। एक अलायंसेस है जो कि 3 यूरोपियन नेशंस के बीच में है। तो एक देखिए म्यूचुअल रिलेशनशिप की बात हो रही है, यहाँ पे बिटवीन का प्रयोग हुआ। देखिए बिटवीन के बाद हमेशा ही ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करेंगे। बिटवीन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का। देखिए एग्जाम्पल के तौर पे, देयर इज नो एनमिटी बिटवीन हिम एंड मी। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि बिटवीन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आई का मी होता है ऑब्जेक्टिव, और ही का हिम होता है। तो मी और हिम का यूज हुआ है। तो ऐसा भूल कर भी नहीं करिएगा कि बिटवीन के बाद आई या ही का जो कि सब्जेक्टिव केस है उसका यूज कभी नहीं करना है। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ देखिए बिटवीन के बाद एंड कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है। जैसे द मीटिंग विल बी हेल्ड बिटवीन 10 AM एंड 4 PM। तो मीटिंग हेल्ड हुई है 10 बजे और 4 बजे के बीच में मीटिंग हेल्ड हुई है। तो बिटवीन के साथ एंड कंजक्शन का प्रयोग करते हैं, इसको ध्यान रखें। बिटवीन के बाद नाउन या प्रोनाउन हमेशा ही प्लूरल फॉर्म में होते हैं। जैसे बिटवीन द कंट्रीज, बिटवीन द स्टूडेंट्स, बिटवीन देम, बिटवीन अस। क्योंकि 2 की बात हो रही है तो 2 जाहिर सी बात है प्लूरल की बात होगी। तो बिटवीन का प्रयोग बिटवीन के बाद हमेशा नाउन या प्रोनाउन जो कि एक प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए। बिटवीन के बाद कभी भी ईच और एवरी आदि का प्रयोग नहीं होता है। बिटवीन ईच बॉय, बिटवीन ईच गर्ल, तो ईच नहीं रहेगा, क्योंकि 2 लोग की बात हो रही है। तो यहाँ पे ईच क्या कर रहा है उसको, ईच 2 से क्या नाम है, सिंगल के लिए डिनोट कर रहा है। दैट्स वाई यहाँ पे ईच या एवरी का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं एमोंग्स्ट। एमोंग्स्ट का प्रयोग जो कि एमोंग के अर्थ में होता है, जब दोनों के बीच के अंतर देखें, एमोंग और एमोंग्स में। देखिए द से पहले एमोंग्स और एमोंग दोनों का प्रयोग हो सकता है। द से पहले देखिए एमोंग्स द बॉयज, एमोंग द बॉयज एंड एमोंग्स द बॉयज। एमोंग का प्रयोग कॉन्सोनेंट साउंड शुरू होने वाले शब्द के पहले, तथा एमोंग्स का प्रयोग जो कि वावेल साउंड से शुरू होने वाले शब्दों के पहले होते हैं। जैसे एमोंग देम, एमोंग्स अस। क्लियर हुआ। इसी तरह देखते हैं एमिड और एमिडेस्ट। एमिड और एमिडेस्ट का प्रयोग 2 से अधिक के लिए होता है, और इनके प्रयोग में वही अंतर होता है जो एमोंग और एमोंग्स के प्रयोग में होता है। एमिड और एमिस्ट का प्रयोग जो कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है, ठीक है। तो एमिड और एमिस्ट का प्रयोग 2 से अधिक के लिए होता है, और उनके प्रयोग में वही अंतर हो जाता है जो एमोंग और एमोंग्स के प्रयोग में होता है। तो इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। और एमिड और एमिस्ट का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है, ठीक है। तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ एमिड और एमिस्ट का सेम है, वही है जो कि एमोंग की तरह होता है। जैसे द बिल वाज पास एमिड द पेंडेमोनियम। क्लियर हुआ। तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ हुआ प्रयोग। यू आर सिटिंग एमिंग्स अस एंड टॉकिंग अगेंस्ट अस, ठीक है। तो यहाँ पे अमिस्ट का प्रयोग भी अनकाउंटेबल नाउन की तरह हुआ है। देखिए अब देखते हैं रूल नंबर जो सेकेंड रूल नहीं देख सकते हम लोग, बिसाइड और बिसाइड्स के बीच में देखते हैं। बिसाइड और बिसाइड। बिसाइड का मतलब होता है के बगल में, अगर बिसाइड्स हो गया तो के अलावा या अतिरिक्त के लिए बिसाइड्स का प्रयोग करेंगे। जैसे ही सेट बिसाइड मी, वह मेरे बगल में बैठा है। लेकिन अगर बिसाइड्स हो गया तो बिसाइड्स हिज चिल्ड्रेन, मतलब अपने चिल्ड्रेन के अलावा हिज नेफ्यू, मतलब मेरा भतीजा या उसका भतीजा और उसकी भतीजी, वेयर आल्सो प्रेजेंट एट सेरेमनी, मतलब मेरे बच्चों के अलावा मेरे जो भतीजा है या भतीजा और भांजी हैं दोनों ही भांजी और भांजा दोनों ही प्रेजेंट हो रहे हैं सेरेमनी में, दोनों ही सेरेमनी में आ रहे हैं। समझ में आया कि नहीं। अब देखते हैं फॉर और सिंस का प्रयोग। इसको तो बताने की ज़रूरत नहीं है, आप तो इसको जानते हैं। फॉर और सिंस का प्रयोग जब अवधि का उल्लेख हो परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, तो फॉर का
फॉर का प्रयोग करते हैं, जैसे आई हैव ईटेन नथिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, शी हैज़ बीन लिविंग हियर फॉर 10 ईयर्स। तो फॉर का प्रयोग जब अवधि का उल्लेख हो तो, जब शुरुआती समय का उल्लेख हो तो प्रेजेंट और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंस का प्रयोग करते हैं, जैसे आई हैवंट सीन हिम सिंस 2009। सिंस का प्रयोग चूंकि और क्योंकि के अर्थ में भी किया जाता है, जैसे सिंस ही ड्राइव रेस्कलेसली, मतलब रेस्कलेसली मीन्स क्या होता है, लापरवाह। वह मतलब गाड़ी को ड्राइव किया बिल्कुल लापरवाही तरीके से, ही मेट विथ एन एक्सीडेंट, तो वह क्या हुआ, एक्सीडेंट को प्राप्त किया। इसके अलावा देखिए सिंस, बिकॉज और एज का पेयर शो नहीं होता है। सिंस का प्रयोग देखिए सिंस, एज, बिकॉज, सिंस के साथ एज या शो का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। इसका देखते हैं सिंस आई विल इल सो आई कुडंट कम, सिंस आई विल इल सो आई कुडंट कम। तो यहाँ पे देखिए सिंस आई विल आई कुड नॉट कम, तो इसका राइट आंसर है। एज यू सो सो शैल यू रीप, उपरोक्त फ्रेजेज में एज के साथ सो का प्रयोग करते हैं। एज सो का अर्थ जैसा वैसा निकलता है। फॉर के लिए, फॉर का अर्थ होता है के लिए होता है। द पुलिस इज फॉर आवर सेफ्टी, पुलिस क्या है, हमारे सेफ्टी के लिए है। अब देखते हैं रूल नंबर 4 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्रॉस और थ्रो के बीच में डिफरेंस को देखते हैं। एक क्रॉस मतलब होता है एक तरफ से दूसरी तरफ के लिए एक क्रॉस का यूज करेंगे, जैसे आई स्विम अक्रॉस द रिवर, मैंने तैरा अक्रॉस द रिवर, रिवर की एक तरफ से दूसरी तरफ से। अगर थ्रो का मतलब होता है के जरिए या गुजर कर। द मैसेज वाज कन्वेक्ट, जब मैसेज वाज कन्वेक्ट टू मी बाई हिम थ्रू हर, या द ट्रेन पास्ड थ्रू द टनल। एक्रॉस का प्रयोग भी कई अर्थों में होता है, जैसे उस पार, ऑन द अपोजिट साइड ऑफ, ही इज वेटिंग फॉर मी अक्रॉस द रोड, ही इज वेटिंग फॉर मी अक्रॉस द रोड। तो उस पार के लिए, ऑन द अपोजिट साइड के लिए प्रयोग हुआ है, ठीक है। दोनों तरफ के लिए, बोथ साइड्स के लिए भी अक्रॉस का प्रयोग होता है, जैसे अ ट्री फेल अक्रॉस द रेलवे लाइन दैट कॉज द एक्सीडेंट्स। कम अक्रॉस मतलब अचानक मुलाकात होने के लिए कम अक्रॉस का प्रयोग करते हैं, जैसे व्हेन आई वाज गोइंग टू स्कूल आई सडनली कम अक्रॉस माय चाइल्डहुड फ्रेंड। इसमें क्या सडनली कम अक्रॉस, तो यहाँ पे देखिए सडनली और कम अक्रॉस दोनों कंट्राडिक्ट है एक तरह से, तो दोनों का एक साथ प्रयोग नहीं करिए, या तो सडनली का प्रयोग करिए या तो कम अक्रॉस का प्रयोग करिए। तो यहाँ पे क्या होगा, व्हेन आई वाज गोइंग टू कॉलेज आई कम अक्रॉस माई चाइल्डहुड फ्रेंड, ये होना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों ही कंट्राडिक्ट है, सडनली और कम अक्रॉस, तो अचानक मुलाकात होने के लिए कम अक्रॉस का यूज़ करते हैं। क्लियर हुआ। देखिए कम अक्रॉस के साथ विथ का प्रयोग नहीं होता है, तो आई केम अक्रॉस विथ हिम ऐसा नहीं होना चाहिए, आई केम अक्रॉस हिम ओनली। ऑन और अपान का प्रयोग देखिए, ऑन मतलब द बुक इज ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर रखा हुआ था उसको क्या बोलेंगे, द बुक इज ऑन द टेबल। ऑन का अर्थ के ऊपर और एक दूसरे के स्पर्श में होता है। और अपान का प्रयोग जो कि मोशन अवस्था में हो, जैसे मान लीजिए मेज रखा हुआ, मेज को ऊपर से बिल्ली क्रॉस करके ऐसे कूद गई इसके ऊपर से, इसको क्या बोलेंगे, अपान। देखिए द कैट जंप अपॉन द रैट, जंप अपॉन द रैट मतलब चूहा है, चूहा के ऊपर से कूद गई, इसको क्या बोलेंगे, अपान, मोशन अवस्था में कूदी है। ओवर का प्रयोग जैसे हो गया के ऊपर पर स्पर्श में नहीं है, ओवर का प्रयोग करेंगे। वी नीड अ रूफ ओवर आवर हेड, वी नीड अ रूफ ओवर आवर हेड, तो ओवर का अर्थ के ऊपर पर स्पर्श में नहीं है। अगर किसी वस्तु या किसी चीज़ का आवरण हो तो ओवर का प्रयोग करें, चाहे वह टच में हो या नहीं हो। तो अगर किसी वस्तु या किसी चीज़ का आवरण हो तो ओवर का प्रयोग करें, तो चाहे वह टच में हो या नहीं हो, ठीक है। जैसे द ब्रिज वाज बिल्ट ओवर द रिवर, ब्रिज जो कि रिवर के ऊपर बन रहा है उसको क्या बोलेंगे, द ब्रिज वाज बिल्ट ओवर द रिवर। पुट अ ब्लैंकेट ओवर द बेबी, क्लियर हुआ। इसके अलावा देखिए ओवर और अंडर का प्रयोग वर्टिकल पोजीशन बताने के लिए होता है, ओवर अथवा अंडर का प्रयोग वर्टिकल पोजीशन। देखिए देयर इज ए फैन ओवर योर हेड्स, देयर इज ए फैन ओवर योर हेड, अ कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल।
तो देखिए ओवर और अंडर का प्रयोग वर्टिकल पोजीशन बताने के लिए। तो देखिए देयर इज अ फैन ओवर द टेबल, आपके ऊपर हो तो वर्टिकल पोजीशन पे है तो ओवर हो गया। अगर बिल्ली जो कि बैठी है टेबल के नीचे, ये भी देखिए टेबल है तो टेबल के नीचे बैठी हुई है बिल्ली, तो ये भी क्या हो गया अंडर द टेबल, क्योंकि ये भी वर्टिकल पोजीशन में बैठी हुई है। तो ओवर और अंडर का प्रयोग जो कि वर्टिकल पोजीशन बताने के लिए होता है। इन और इनटू का प्रयोग देखते हैं, इन और इनटू का प्रयोग को देखते हैं। देखिए इनका प्रयोग जैसे में के अंदर, में या अंदर के लिए इनका प्रयोग होते हैं। इनटू का प्रयोग होता है के अंदर आता हुआ जो कि मोशन कंडीशन में होता है तो इनटू का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में वी आर सिटिंग इन द क्लासरूम, मैं क्लासरूम में बैठा हूँ और द बॉय जंप इनटू द रिवर, रिवर में कूद पड़ा, मोशन अवस्था में है, दैट्स वाई यहाँ पे इनटू का प्रयोग किया गया। ठीक है, इंटर के साथ इनटू का प्रयोग नहीं आता है, थ्रो के साथ भी इनटू नहीं इन का प्रयोग आता है। तो ये दोनों याद करिए कि ही इंटर्ड इनटू द रूम नहीं होना चाहिए, ओनली ही इंटर्ड इन द रूम हो गया। ठीक है, इंटर के साथ नहीं होता है, न कि थ्रो के साथ भी। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं ऑन टाइम और इन टाइम। ऑन टाइम इस होता है समय पर और इन टाइम मतलब होता है समय से। तो वी रीच द एग्जामिनेशन सेंटर इन टाइम, द एग्जामिनेशन स्टार्ट ऑन टाइम, वी थॉट दैट द ट्रेन वुड बी लेट बट इट अराइव एग्जैक्टली ऑन टाइम। ठीक है, तो यही है, वी थॉट दैट द ट्रेन वुड बी लेट बट इट अराइव्ड एग्जैक्टली ऑन टाइम। ठीक है, इसके बाद देखते बाई और विथ का प्रयोग। बाई मतलब के द्वारा और विथ का मतलब औजार या हथियार से। देखिए द पेपर वाज साइंड बाई हिम, साइंड बाई हिम मतलब उन्हीं के द्वारा किया गया है। और विथ अ पार्कर पेन मतलब कौन सा हथियार से यूज किया है, पार्कर पेन का यूज किया है तो वहाँ पे विथ का प्रयोग किया है। और इन इंक ब्लैंक। ठीक है, इसके बाद देखिए द स्नैक वाज किल्ड बाई मैन, जब स्वयं के द्वारा हो रहा है तो बाई का यूज करेंगे। द स्नैक वाज किल्ड बाई मैन विथ अ स्टिक, जिसके द्वारा हो रहा है किसी सामान का यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे विद का प्रयोग करेंगे। बिफोर और इन फ्रंट ऑफ का देखते हैं। बिफोर का मतलब के पहले के तरह यूज होगा। बिफोर मतलब आई केम बिफोर यू। और इंडिया रेज्ड द इशू क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बिफोर द यूएन। ठीक है, अब देखते हैं इन फ्रंट ऑफ मतलब के सामने की बात देखते हैं। डोंट पार्क योर कार इन फ्रंट ऑफ माई गेट। ठीक है, इसके बाद देखते हैं एट और इन। तो सापेक्ष रूप से छोटे स्थान के साथ एट का प्रयोग करें और बड़े स्थान के साथ इन का प्रयोग करें। तो आई लिव्ड एट मुखर्जी नगर इन दिल्ली। ठीक है, इसके बाद इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट। इन स्पाइट ऑफ का मतलब के बावजूद हो गया, डिस्पाइट का मतलब के बावजूद हो गया। तो इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही फेल्ड, अगर मतलब इसके बाद देखते हैं डिस्पाइट के साथ आपको लगाकर इरर किया जाता था, ऑफ नहीं, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगाएगा, इसको ध्यान रखनी है। इंस्पाइट के साथ ऑफ लगते हैं और डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगता है। ठीक है, डिस्पाइट के साथ ऑफ का प्रयोग न करें। जैसे डिस्पाइट रिच ही इज नॉट हैप्पी। इसके अलावा देखिए बाई और इन का प्रयोग। बाई और इन का प्रयोग देखते हैं, इसमें देखिए क्या है। तो आई एम सिटिंग इन द कार और आई एम गोइंग बाई कार, तो बाई के द्वारा हो गया और आप बैठे हो तो वहाँ पे इन का प्रयोग होगा। तो किसी भी वाहन में यात्रा करते समय दर्शाया जाए तो बाई प्लस व्हीकल का प्रयोग किया जाता है, लेकिन अगर पैदल यात्रा करने की बात हो तो ऑन द फुट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आई गो टू पैरामाउंट ऑन फुट। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं एग्जैक्ट टाइम जो कि आवर, एट और मंथ, ईयर, डे और डेट का देखते हैं यूज। आई रिच दिल्ली एट 7 o'clock, आई रिच दिल्ली एट 7 o'clock। और इनमें मे के साथ इन लगेगा और जैसे ईयर्स हो गया तो वहाँ पे इन लगेगा। डे हो गया तो ऑन मंडे, ऑन ट्यूजडे तो ऑन लगेगा। डेट दिया हुआ तो ऑन 7 सितंबर, 5 सितंबर तो वहाँ पे ऑन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, एट का प्रयोग देखिए एट डॉन, एट डस्क, एट डे ब्रेक, एट सनराइज, एट नून, एट सनसेट, एट नाइट, एट मिड नाइट, etc। जैसे मॉर्निंग इवनिंग के साथ इन का प्रयोग होता है। मॉर्निंग इवनिंग के साथ यदि डे डेट का प्रयोग हो तो इनके पहले भी ऑन का प्रयोग होता है।
इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, ऑन संडे, ऑन द इवनिंग। ठीक है, तो समझ में आया कि नहीं, देख लीजिएगा आपको। इसके बाद देखिए टुडे, टुमारो, यस्टरडे, द फॉलोइंग डे, द नेक्स्ट डे, यस्टरडे इवनिंग, इवनिंग, यस्टरडे आफ्टरनून, लास्ट नाइट, दिस मॉर्निंग, दिस आफ्टरनून, टू नाइट, टुमारो और मॉर्निंग, टुमारो इवनिंग आदि के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे ही विल गो देयर ऑन टुमारो, तो यहाँ पे ऑन को हटा देंगे। ठीक है, आफ्टर और बिफोर, आफ्टर का यूज करेंगे के बाद के रूप में और बिफोर का मतलब के पहले। जैसे ही रिटर्न इंडिया आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, आई लेफ्ट अमेरिका बिफोर क्रिसमस। तो समझ में आया। टिल अंटिल का प्रयोग, तो इसको पता है टिल का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है। जैसे द गवर्नमेंट विल नॉट पास एनी बिल अंटिल या टिल नेक्स्ट सेशन, तो किसी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए टिल या अंटिल का यूज करते हैं। इसके अलावा बाई का प्रयोग प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के रूप में पॉइंट ऑफ टाइम के साथ करते हैं बाई का प्रयोग। जैसे वी शैल हैव फिनिश द सिलेबस बाई द एंड ऑफ द नेक्स्ट मंथ। ड्यूरिंग का प्रयोग जो कि ड्यूरेशन को बताने के लिए किया जाता है। जैसे ड्यूरिंग द स्ट्राइक मैनी पीपल डाइड। अप डाउन और अप टू का प्रयोग, जैसे ही क्लाइंब अप द ट्री, ही रैन डाउन द स्टेयर्स और चिल्ड्रेन कैन गेट फ्री एजुकेशन अप टू द एज ऑफ 14। इसके अलावा देखते हैं टू का प्रयोग लक्ष्य या डेस्टिनेशन के लिए किया जाता है। जैसे राम इज गोइंग टू कॉलेज और राम इज गोइंग टू कॉलेज हो गया, सेंड हिम टू स्कूल हो गया। ठीक है, इसके बाद देखिए टूवर्ड्स का अर्थ होता है की ओर, इन द डायरेक्शन ऑफ, यह दिशा बताता है न कि लक्ष्य बताता है। जैसे ही इज गोइंग टूवर्ड्स द कॉलेज। फॉर का प्रयोग भी प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन के रूप में और डेस्टिनेशन के लिए होता है। जैसे ही इज लिविंग फॉर अमेरिका टू नाइट्स। एलॉन्ग, एलॉन्ग जो कि समांतर है, समांतर के लिए यूज किया जाता है एलॉन्ग का प्रयोग। जब किसी एक को किसी वस्तु के समांतर दर्शाया जाता है वहाँ पे एलॉन्ग का प्रयोग होता है। जैसे आई वॉक एलॉन्ग द रेलवे लाइन, ही वॉक्स एलॉन्ग द रोड, न कि ऑन द रोड होगा। ठीक है, जब दो साथ साथ समांतर हो तो एलॉन्ग विथ का प्रयोग करते हैं। जैसे कम एलॉन्ग विथ मी। ठीक, अगेंस्ट का प्रयोग देखिए कई अर्थों में होता है अगेंस्ट का प्रयोग। इसके बाद देखते हैं प्रतिकूल, अपोजिट। ही इट इज डिफिकल्ट टू सेल अगेंस्ट करेंट, तो अपोजिट के लिए यहाँ पे अगेंस्ट का प्रयोग होगा। ठीक, अगेंस्ट का मतलब होता है के विरुद्ध। ठीक, ऑनटू का प्रयोग आपने समझ लिया। ऑनटू का प्रयोग विथ के लिए, साथ, विथ का मतलब होता है के साथ में। ठीक है, बियॉन्ड का प्रयोग आप जानते हैं। बियॉन्ड का प्रयोग मतलब बियॉन्ड के उपरांत के बाहर, के परे के लिए बियॉन्ड का प्रयोग करते हैं। जैसे द केस इज बियॉन्ड द ज्यूरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट। अबाउट मतलब के बारे में, आई नो अबाउट हिम। लगभग के लिए भी अबाउट का प्रयोग करते हैं। अबाउट प्लस इन्फिनाइट मतलब अबाउट प्लस इन्फिनेटिव मतलब टू का प्रयोग जो होता है कार्य तुरंत होने का भाव के लिए होता है। जैसे आई एम अबाउट टू स्टार्ट अ न्यू लेसन, मैं बहुत जल्दी मतलब न्यू लेसन स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, तो आई होप क्लियर हुआ। अब देखते हैं एबव और बिलो का प्रयोग लेबल बताने के लिए किया जाता है। एबव और बिलो का प्रयोग जो कि लेबल बताने के लिए किया जाता है। और किसी भी मानक स्टैंडर्ड लेबल, मार्क या एबव का प्रयोग और उसके नीचे बिलो का प्रयोग करें। जैसे द रिवर इज फ्लोइंग एबव द डेंजर लेवल, हिज इंग्लिश इज बिलो द एवरेज। ठीक है, तो एक लेवल बताने के लिए इसको किया जाता है। आपका प्रयोग देखिए, आपका प्रयोग निर्जीव का अधिकार दर्शाने के लिए किया जाता है। जैसे द वुड ऑफ टेबल, द लेग ऑफ चेयर, तो निर्जीव वस्तु के अधिकार को दर्शाने के लिए किया जाता है। और आपका प्रयोग ओरिजिन के लिए भी किया जाता है, जो स्रोत होता है। जैसे ही कम्स ऑफ और रॉयल फैमिली, वह एक अच्छी फैमिली से आता है। और देखिए डाई आप, बीमारी से मरने के लिए डाई आप का प्रयोग करते हैं। अगर किसी कारण से मरता है तो वहाँ पे डाई फ्रॉम। डाई आप मतलब किसी बीमारी से मरना। जैसे ही डाइड ऑफ कैंसर, तो डाइड ऑफ कैंसर से मर रहा है। अगर किसी कारण से मर रहा है, जैसे ही डाइड फ्रॉम थर्स्ट, यहाँ पर फ्रॉम का प्रयोग है। किसी कारण से मर रहा है तो फ्रॉम का यूज करेंगे, डाई फ्रॉम। अगर किसी बीमारी से मर रहा है तो डाई आप का प्रयोग करेंगे। क्लियर हुआ। इसके अलावा देखिए रिलेशन में भी प्रयोग करते द प्रॉब्लम ऑफ दिल्ली। इसका देखिए ऑफ, ओ डबल एफ का प्रयोग जो कि सेपरेशन मतलब अलगाव के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे द कीप द डॉग ऑफ द फ्लावर बेस। बिहाइंड का प्रयोग जो कि पीछे के लिए किए करते हैं। जब पुलिस वाज रनिंग बिहाइंड द थीप,
सी हाइड बिहाइंड द कर्टेन। इसका देखिए प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का प्रयोग को देखते हैं। प्रीपोजिशन का, तो प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ही ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होना चाहिए, ये आपको पता है, इसके विषय में बताने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा देखिए, यदि दो ऐसे शब्दों को किसी कंजक्शन एंड या आर से जोड़ते हैं जिनके बाद भिन्न भिन्न प्रीपोजिशन लगते हैं, इन शब्दों के साथ प्रयुक्त होने वाले प्रीपोजिशन को स्पष्ट कर देना चाहिए। जैसे शी इज कॉन्शियस ऑफ एंड इंगेज्ड इन हर वर्क, ठीक है। इसके अलावा आई वॉज सरप्राइज एट, देखिए प्रीपोजिशन का प्रयोग हुआ जस्ट, एज वेल एज प्लीज्ड विथ। तो जब दो शब्दों को किसी कंजक्शन एंड या आर से जोड़ते हैं तो भिन्न भिन्न प्रीपोजिशन लगते हैं दोनों के लिए, ठीक है। तो इन शब्दों के साथ प्रयुक्त होने प्रीपोजिशन को स्पष्ट कर देना चाहिए। दोनों के लिए आपने देख लिया। इसके बाद देखते हैं, अगर प्रीपोजिशन के बाद वर्ब का प्रयोग करते हैं तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग होता है। जैसे आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू गोइंग टू लंदन, ठीक है। होम शब्द के पहले किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है, जैसे ब्रिंग, गो, गेट, अराइव, रीच। आई वेंट होम बाय अ कार, ठीक है। तो इसके लिए आप देख सकते हैं। इसके अलावा देखते हैं, स्ट्रेस, एम्फेसाइज, इन्वेस्टिगेट, कॉम्प्रोमाइज, एक्कम्पनी, कंसीडर, वायलेट, परवेड, प्रीसीड, सक्सीड, इन्वेड, रजिस्ट, इंटर, एस्क्यू, डायरेक्ट, ज्वाइन, साइन, अफेक्ट, इंश्योर, बोर्ड, डिस्कस, डिस्क्राइब, रीच, ऑर्डर, टेल, डिमांड, अटैक, कंट्रोल और रिसेंबल और रेडिक्यूल, ठीक है। तो जब ये वर्ब एक्टिव वॉइस में प्रयोग किए जा रहे हैं तो इनके बाद किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होगा, इसको ध्यान रखिएगा। इसका देखते हैं, संवाद, कम्युनिकेशन में प्रयोग होने वाले जो प्रयोग किए जाने वाले वर्ब हैं जो किसी कर्म या ऑब्जेक्ट के लिए पहले आता है उनके साथ टू का प्रयोग न करें। जैसे एडवाइज, टेल, इनके साथ टू का प्रयोग नहीं करना है। से, सजेस्ट या प्रपोज के बाद हमेशा टू का प्रयोग होता है, जबकि ऑब्जेक्ट के रूप में कोई व्यक्ति का प्रयोग होता है। तो जैसे यू सजेस्टेड टू हिम, ही सेड टू मी, ठीक है। ऑब्जेक्टिव का भी केस का प्रयोग हुआ, सजेस्ट और सेड के साथ टू प्रीपोजिशन का भी प्रयोग हुआ है, ठीक है। इसके अलावा देखते हैं, स्पीक, स्पीक, रिप्लाई, एक्सप्लेन और लिसन, राइट आदि के बाद हमेशा टू प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। जैसे आई डिड नॉट रिप्लाई टू मी, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ। इसके अलावा देखते हैं, फर्निश, इंस्ट्रस्ट, प्रेजेंट, प्रोवाइड और सप्लाई इत्यादि के कारण, ठीक है। इसको आप देख लीजिएगा। अब देखते हैं सम फ्रेजेज प्रीपोजिशन को देखते हैं। जैसे अकॉर्डिंग टू का ही प्रयोग होता है, अकॉर्डिंग आप नहीं कर सकते हैं, तो अकॉर्डिंग टू, इस चीज़ को ध्यान देना है बिल्कुल आपको। अकॉर्डिंग टू और बाय डिंट ऑफ मीन्स के बल पर होता है। इन केस आप मतलब अगर हो गया, बाय वर्चू आप मतलब जैसे जैसा जैसा है वैसा ही लिखना है, फ्रेजेज है। ओइंग टू मीन्स के कारण के रूप में यूज हुआ है, ठीक है। इसके अलावा देखिए, विथ रेफरेंस टू मतलब के संदर्भ में। इन ऑर्डर टू मीन्स ताकि हो गया, इन कोर्स ऑफ मीन्स के दौरान हो गया, ऑन बिहाफ मीन्स होता है के स्थान पर हो गया, एग्रीबली टू मीन्स होता अनुसरण में, ठीक है। इसके अलावा देखते हैं, फॉर द सेक ऑफ मीन्स के वास्ते, इन फेवर ऑफ मीन्स के पक्ष में हो गया, इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखते हैं कुछ फिक्स्ड प्रीपोजिशन को देखेंगे अभी। फिक्स्ड प्रीपोजिशन जो कि यूज ऑफ एप्रोप्रिएट जो कि प्रीपोजिशन, एक वर्ड का देखिए, जैसे एबरेंस के साथ हमेशा ऑफ आता है, इसका मतलब होता है नफरत होता है। एबरेंट मीन्स होता है कि से नफरत होना। एब्जॉर्ड इन मीन्स होता है कि मैं व्यस्त हो गया। एब्स्टिमियस इन मीन्स होता है मैं परहेज हो गया। एक्सेप्टेबल टू मीन्स होता है कोई स्वीकार हो गया। एक्सेस टू मीन्स होता है तक पहुँच होना। एक्सेसिबल टू मीन्स हो गया तक पहुँच, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिए। एक्यूरेट इन मीन्स में सटीक हो गया। इसके बाद देखिए, एक्यूज ऑफ मीन्स में आरोपी होना। एकस्टोमेड मीन्स होता है का आदि होना। एक्वाइटेंस मीन्स होता है से वाकिफ। एक्वाइटेंड मीन्स होता है से वाकिफ होना। एक्वाइटा मीन्स से बरी होना। एडेप्टेड टू मीन्स होता है के अनुकूल होना। एडिक्टेड टू मीन्स होता है का लत होना, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिएगा। अफ्रेड ऑफ मीन्स हो गया डरना। तो आप कुछ वर्डों का जो प्रीपोजिशन फिक्स प्रीपोजिशन होता है इसको हम हल्का हल्का फॉरवर्ड कर रहे हैं, आप उसको देखते रहिए। जैसे हो गया देखिए, अप्रोच टू मतलब संपर्क में होना।
अपराइज आप मिस हो गया के बारे में सूचित करना, तो सारे को मैं नहीं बता सकता हूँ क्योंकि अभी इतना बहुत सारा है, तो आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। फिक्स प्रीपोजिशन करके PDF में डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट, ये सब फिक्स प्रीपोजिशन है, बहुत सारा प्रीपोजिशन हर वर्ड के लिए अलग अलग है। तो ये हम लोग का कंप्लीट हो गया, ठीक है। जैसे कि लास्ट में जेड में देखिए, जील फॉर मिस होता है उत्साह होना, इल्ड टू मिस होता है हार मानना, और न फार मिस होता है कि लालसा होना, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिएगा। तो प्रीपोजिशन कंप्लीट हुआ। थैंक यू सो मच। देखिए यह ग्रामर का ये फाइनल चैप्टर है एडवर्ब। इससे पहले हम लोग प्रीपोजिशन देखे हैं इस चैप्टर में, तो इसमें देखते हैं एडवर्ब के विषय में। तो एडवर्ब के सबसे पहले एडवर्ब वह शब्द होता है जो किसी वर्ब की विशेषता को बताता है, उसको एडवर्ब बोलते हैं। जैसे ही वर्क्स हार्ड, तो हार्ड क्या है? एडवर्ब है। वर्ब क्या है? वर्क्स है। तो वर्ब की विशेषता क्या बताता है, तो उसको क्या बोलते हैं? एडवर्ब बोलते हैं। जैसे ही वर्क्स हार्ड, वह कठिन मेहनत करता है, ठीक है। तो हार्ड मेहनत, वर्क मीन्स काम करना होता है, तो क्या काम कर रहा है? हार्ड कर रहा है। तो वर्ग की विशेषता क्या बता रहा है? हार्ड। तो दैट्स वाई वर्ग की जो वर्ब की विशेषता को क्या बोलते हैं? एडवर्ब बोलते हैं। इसके अलावा देखिए किसी एडजेक्टिव की भी विशेषता को बोलते हैं एडवर्ब। जैसे ही इज वेरी गुड, गुड क्या है? एडजेक्टिव है। वेरी क्या है? बहुत ज़्यादा कर रहा है, तो मतलब इस एडजेक्टिव मतलब एडवर्ब क्या हो गया? वेरी। इसी तरह एडवर्ब जो कि क्रिया, किसी क्रिया विशेषण की भी विशेषता को एडवर्ब बोलते हैं। जैसे शी वर्क्स वेरी हार्ड। देखिए एडवर्ब तो है ही, साथ ही साथ एक और एडवर्ब लग गया है, इसका मतलब एडवर्ब की विशेषता को भी एडवर्ब ही बताता है, उसको क्या बोलेंगे? एडवर्ब। किसी प्रीपोजिशन की भी विशेषता को बताता है। जैसे द हेलीकॉप्टर हॉवर्ड एग्जैक्टली ओवर हिज हाउस। ओवर मतलब छत, अपने घर के ऊपर, ठीक है, घर के ऊपर। हेलीकॉप्टर हॉवर्ड मतलब हॉवर्ड मिस हो गया कि जा रहा है या उस पर रुकता है, ठीक है। तो एग्जैक्टली एकदम छत के ऊपर ही, ऊपर की विशेषता बता रहा है एग्जैक्टली, दैट्स वाई यहाँ पे क्या है? प्रीपोजिशन की विशेषता। साथ ही साथ किसी कंजक्शन की विशेषता बताता है। जैसे ही लाइक्स हर सिंपल, ही लाइक्स हर सिंपल बिकॉज। बिकॉज क्या है? कंजक्शन। बिकॉज हो गया, एंड हो गया, दैट हो गया, ये सब क्या है? कंजक्शन हो गया। तो बिकॉज देखिए शी लाइक हर सिंपली, वह उसको साधारणतः लाइक करता है। बिकॉज शी हैज़ ए क्लेवर कॉन्शियस, क्योंकि उसका जो दिमाग है बहुत ही तेज है, ठीक है। तो कंजक्शन की विशेषता को बताता है, उसको भी क्या बोलेंगे? एडवर्ब बोलते हैं। इसके अलावा देखिए किसी सेंटेंस की विशेषता भी बताता है। जैसे फॉर्चुनेटली नो वन वाज हर्ट, मतलब कोई भी हर्ट नहीं हुआ फॉर्चुनेटली। तो देखिए सेंटेंस की भी विशेषता बताता है। साथ ही साथ देखते हैं 7वें नंबर को, किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वालों का काम जो एडजेक्टिव करते हैं, किंतु ऐसे एडवर्ब हैं जो कि किसी नाउन या प्रोनाउन की भी विशेषता बताते हैं। जैसे कि ये एडवर्ब है ओनली, इवन, ठीक है। तो क्या करते हैं? ए नाउन या प्रोनाउन की भी विशेषता बताते हैं। जैसे ओनली आई न्यू द ट्रूथ। ओनली मतलब केवल, आई न्यू द ट्रूथ मतलब मैं केवल जानता हूँ सच्चाई क्या है। रोहित कैन हेल्प ओनली, मतलब केवल रोहित ही हेल्प कर सकता है। तो रोहित की विशेषता क्या बता रहा है? ओनली, दैट्स वाई एडवर्ब क्या हो गया? ओनली हो गया। तो यहाँ पे नाउन या प्रोनाउन की भी विशेषता बताता है। इसके अलावा देखते हैं एडवर्ब कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। सिंपल एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब और इंट्रोगेटिव। सिंपल एडवर्ब में क्या हो गया? इसके द्वारा समय, स्थान, संख्या जो कि नंबर और फ्रीक्वेंसी, मैनर, रीजन और डिग्री जो कि परिणाम, साथ ही साथ स्वीकृति और निषेध, अफर्मेशन और नेगेशन का बोध होता है, उसको क्या बोलेंगे? सिंपल एडवर्ब बोलेंगे, ठीक है। ये 7 प्रकार के होते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर शो मतलब ढंग, एडवर्ब ऑफ मैनर शो ये कार्य करने का तरीका को बताता है। जैसे ही वर्क हॉनेस्टली, जो कि वह ईमानदारी से वर्क कर रहा है, तो काम जो कि क्या कर रहा है? काम करने के तरीका को बता रहा है। ही वॉक स्लोअली, वह आराम से चल रहा है, ठीक है, स्लो। इसके बाद देखिए रिमेंबर करना है कुछ पॉइंट को। एडजेक्टिव से जो बनने वाले एडवर्ब हैं उनके अंत में यल वाई लगता है, तो प्राय एडवर्ब हम मैनर को कहलाते हैं। जैसे एडजेक्टिव है स्लो, स्लो के यल वाई लगा दिए तो क्या हो गया? स्लोली हो गया। ग्लैड है तो ग्लैडली हो जाएगा। ऑनेस्ट है तो ऑनेस्टली हो गया। तो एल वाई लगाकर एडजेक्टिव से एडवर्ब बनाएंगे, ठीक है। इसके अलावा देखते हैं जैसे माइजर हो गया, निगार्ड हो गया, कावर्ड हो गया, ऐसे नाउन जो कि जिनके एडजेक्टिव फॉर्म को हम एडवर्ब फॉर्म मानने की गलती कर बैठते हैं। जैसे माइजर, निगार्ड, कावर्ड,
ठीक है, ये ऐसे नाउन होते हैं जिनको एडजेक्टिव फॉर्म को हम एडवर्ब फॉर्म मानने की गलती करते हैं। तो क्या करते हैं, उसको हम कावर्ड को कावर्डली लिख देते हैं। जैसे हम लोग अभी पढ़े थे कि ऑनेस्ट है तो ऑनेस्टली हो जाएगा, लेकिन ये क्या है, नाउन होता है तो उसको एडजेक्टिव फॉर्म में हम एल वाई जोड़कर नहीं करते हैं। तो इसको कावर्ड, निगार्ड, माइजर, स्कॉलर, इसको देखिए एडवर्ब में चेंज करने के लिए आपको इन अ कावर्डली मैनर, इन अ निगार्डली मैनर, इन अ माइजली मैनर एंड इन अ स्कॉलरली मैनर, इस तरह को एडवर्ब बनाएंगे। तो आई होप क्लियर हुआ। जैसे ही जब माइजर, ही जब माइजर वह कंजूस है, माइजर नाउन है, तो अतः माइजर के लिए एक का प्रयोग करें, ही इज ए माइजर। ठीक है, अगर इसको अगर हम चेंज करेंगे एडजेक्टिव में तो क्या करेंगे, ही इज ए माइजरली मैन, वह एक कंजूस आदमी है, जो कि नाउन की विशेषता बता रहा है माइजरली। तो यहाँ पे क्या हो गया, ही इज ए माइजरली मैनर, तो यहाँ पे हो गया एडजेक्टिव की तरफ यूज करिए। अब इसी माइजरली को हमको यूज करना है एडवर्ब की तरह, तो क्या करेंगे, ही बिहेव्ड माइजरली, नो, गलत हो गया। आपने अभी देखा कि माइजर का माइजर हो गया, कवर्ड हो गया, जो अभी वर्ड देखिए यहाँ पे 3-4 वर्ड हो गया, माइजर हो गया, कवर्ड, निगार्ड और स्कॉलरली। इसको एडवर्ब की तरह एल वाई जोड़ कर एडवर्ब नहीं बनाते हैं, केवल एडजेक्टिव जोड़कर एडवर्ब एडजेक्टिव फॉर्म में एल वाई जोड़ते हैं। इसका एडवर्ब बनाने के लिए आपको ही बिहेव्ड इन अ माइजरली मैनर करना पड़ेगा। क्लियर हुआ कि नहीं? तीनों में देखिए डिफरेंस आपने देखा, बहुत ही अच्छी तरह से देखिए नीतू मैम ने इसको कंपाइल कर रखी हैं, उसका प्रशंसा करना बहुत ही प्रशंसा के पात्र है बुक को। इसका देखिए रिमेंबर कुछ पॉइंट को देखते हैं। कुछ ऐसे शब्द एक ही फॉर्म में एडवर्ब और एडजेक्टिव की तरह होते हैं, जैसे फास्ट हो गया, स्ट्रेट हो गया, आउटराइट हो गया, डायरेक्ट हो गया, हार्ड हो गया, लेट हो गया, हाई हो गया, सेफ हो गया, क्वाइट हो गया। एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों ही होते हैं। जैसे एडवर्ब ही वर्क्स हार्ड, ही वर्क्स हार्ड एडवर्ब में है, ही वर्क्स हार्ड। अब इसको एडजेक्टिव में चेंज करना है तो दिस इज ए हार्ड टास्क, नाउन की विशेषता बता दिया। इसके बाद देखिए ही वेक्स अप अर्ली, वह सुबह जल्दी उठा। अब इसको अगर एडजेक्टिव में यूज करना है तो ही केम बाय एन अर्ली फ्लाइट। ठीक है, डू नॉट टॉक लाउड, इसको देखिए इसमें कुछ भी वर्ड में चेंज नहीं है, बस इधर से उधर करने से आपका एडजेक्टिव टू एडवर्ब हो जा रहा है। डू नॉट टॉक लाउड, ज़्यादा तेज आवाज़ में ना बात करो। इसको देखिए, इसको जब एडजेक्टिव में चेंज करेंगे तो कैसे, यू शुड नॉट स्पीक इन ए लाउड टोन, टोन की विशेषता बता रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव। रन फास्ट, तेज दौड़ो, यहाँ पे एडवर्ब की तरह है। यहाँ पे देखिए ही इज अ फास्ट रनर, ही इज अ फास्ट रनर। इसके बाद देखिए ही वेटेड लॉन्ग फॉर मी, ही वेंट ऑन लॉन्ग जर्नी। कम नियर, दिस इज माई नियर रिलेशंस। ये किंतु कुछ ऐसे एडवर्ब के दो रूपों का अर्थ भिन्न होता है, जैसे लेट हो गया, लेटली हो गया। लेट मतलब हो गया देर से, और लेटली मीन्स होता है हाल फिलहाल, जैसे आई हैवंट सीन अकीला लेटली। ठीक है, और हाल फिलहाल का मतलब अभी हाल फिलहाल मैंने देखा नहीं है अकीला को। और जैसे ही केम लेट फॉर द मीटिंग, मतलब लेट हो गया तो यहाँ पर देर से मीटिंग में आया। इसके बाद देखिए हार्ड और हार्डली को देखते हैं। हार्ड मीन्स क्या होता है, मेहनत होता है, हार्डली मीन्स होता है मुश्किल से। तो देखिए हार्ड और हार्डली को, हार्ड मीन्स मेहनत और हार्डली मीन्स मुश्किल से। तो शी वर्क्स हार्डली टू मेक बोथ इंच मीट। ठीक है, शी वर्क्स हार्डली टू मेक बोथ इंच मीट। तो यहाँ पे देखिए शी वर्क हार्ड टू मेक बोथ इंच मीट। इसके अलावा देखिए ही हार्डली डजंट एनी वर्क। फ्री और फ्रीली में देखते हैं। फ्री का मतलब मुक्त से हो गया, फ्रीली मतलब स्वतंत्रता से हो गया। जैसे वी कैन मूव अबाउट फ्रीली इन इंडिया, मतलब हम भारत में बिल्कुल फ्रीली स्वतंत्रता से घूमते हैं। इसके अलावा देखते हैं घूम सकते हैं। राइड्स आर प्रोवाइडेड फ्री इन द वाटर पार्क्स, राइड्स जो होते हैं प्रोवाइडेड इन द फ्री वाटर पार्क्स। ठीक है, इसका देखिए लाउड और लाउडली में देखिए, लाउड और अलाउड में ये दोनों ही एडवर्ब हैं, लेकिन अर्थ में भिन्न होते हैं। अलाउड का अर्थ इतनी तेज आवाज़ ताकि वक्ता ऑडिबल हो, और परंतु लाउडली का अर्थ जो कि होता है विथ अ लॉट ऑफ नॉइज। ठीक है, एडवर्ब ऑफ टाइम को देखते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम शो व्हेन, समय। एडवर्ब ऑफ टाइम जो कि होता है समय को बताता है, जो कि जैसे कि व्हेन हो गया। जैसे आई कम लेट, इसका मतलब हुआ मैं लेट आया, एडवर्ब ऑफ टाइम इसको बोलेंगे। समय दर्शाने वाले कुछ और एडवर्ब देखिए, जैसे आफ्टर, अगो,
अर्ली, लेट, नाउ, देन, सून, टुडे, टुमारो, इसको को क्या करते हैं, समय को पॉइंटेड करते हैं। इसके अलावा देखिए एडवर्ब ऑफ प्लेस को देखते हैं, जैसे हो गया हियर, देयर, इन, आउट, अप, डाउन, विद इन, एबव, बिलो, ये सब क्या है एडवर्ब ऑफ प्लेस को